नमस्कार, गुड आफ्टरनून। 30 तारीख मोदी जी की सरकार के 1 साल पूरे हो गए हैं। शनिवार है, दोपहर 2 बजे और फिर हाजिर है आपके साथ बातचीत करने के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब हम जो बुधवार का 2 बजे वाला बातचीत थी उसको हमने छोड़ दिया है। अब हम हफ्ते के बीच थ्रू आउट द वीक अगर कोई एक ऐसा पॉइंट आता है जबकि कोई इंपॉर्टेंट बात है तो हम शाम को फेसबुक लाइव कर लेंगे। अदरवाइज हम अब सारा समय मेन फोकस हम करेंगे वीकेंड पे, क्योंकि अब लॉकडाउन लगभग ख़त्म हो रहा है, इसलिए लोगों को काम पे जाना है, सब लोग बिजी हो गए हैं। नॉर्मल सी एक मायने में वापस आ रही है, दूसरे मायने में नहीं आ रही, और ये हमें याद रखने की ज़रूरत है। तो नॉर्मल सी आ रही है, लोगों का रूटीन बदल रहा है, इसलिए जो वेंसडे बुधवार 2 बजे हम करते थे वो अभी हम नहीं करेंगे और हमारा फोकस अब रहेगा सैटरडे संडे। और जो भी वीक के बीच में कोई और इम्पॉर्टेंट खबर आती है तो इवनिंग में 6 बजे 7 बजे आपको इन्फॉर्म करेंगे और तभी उस वक्त एक छोटा सा फेसबुक लाइव करेंगे, जैसे परसों हमने किया था। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया मजदूरों के ट्रेवल के बारे में, तो तभी हमने शाम को शायद 7 बजे छोटे से शॉर्ट नोटिस के ऊपर हमने अपना फेसबुक लाइव कर लिया था। तो वो किया करेंगे। आपका सुझाव अब भी चाहिए कि अब जबकि लॉकडाउन खुल रहा है, अपनी कन्वीनियंस को देखते हुए प्लीज़ आप इसमें बॉक्स में बताइएगा कि आप क्या चाहेंगे। सैटरडे संडे को जैसे अब मैं कर रहा हूँ दोपहर 2 बजे करें, या कि आप चाहेंगे सैटरडे को इवनिंग में करें। आप अपनी प्रेफरेंस का टाइम जरूर बताइएगा, उससे हमें बहुत मदद मिलेगी अपनी चीज़ को एट्यून करने के लिए। आज सुबह ये बातचीत होने से पहले मुझे रायबरेली से फ़ोन आया। रायबरेली में हमारे साथी अर्चना जी हैं और उनके साथ जुड़ी हुई एक पूरी टीम है। अर्चना श्रीवास्तव हमारे स्वराज अभियान उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, और उनके साथ जुड़ी हुई पूरी हमारी टीम, बड़ी गजब की टीम है हमारी रायबरेली की टीम। कोई भी चीज़ हो एकदम जुझारू तरीके से लग पड़ते हैं। फ़ोन कर रही थी अर्चना जी, योगेंद्र जी क्या करें, बंद कर दें क्या? मैंने कहा क्या, क्योंकि पता है वो क्या काम कर रहे हैं। पिछले 10 दिन से वो लोग सड़क पे खड़े हैं और जो भी यात्री जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, रिक्शे पे, किसी तरह से ट्रक में, बस में, उनको पानी पिला रहे हैं और गुड़ चना लाई, माने जैसा हमारे मूढ़ी बोला जाता है ना, तो चावल, मूढ़ी वाला चावल, और उसके साथ में मूरी बोलते हैं, मूढ़ी भी बोलते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग नाम है, उसे लाई बोलते हैं। तो चना गुड़ लाई, बस इसके पैकेट बना बना के लोगों के अंदर बांट रहे हैं। 10 दिन से कर रहे थे। कहा वैसे मैंने कहा था आज से बंद कर देने का, बंद कर दूं क्या? मुझे लगा अनमने तरीके से कह रहे हैं। मैंने कहा क्यों कह रहे हैं आप ऐसे? कहती मगर योगिंद्र जी सच ये है कि लोग वैसे पैदल आने तो कम हो गए हैं, पैदल आने वाले लोगों की संख्या कम हो गई है, साइकिल पे आने वाले कम हो गए हैं, आ तो बस पे रहे हैं, ट्रक पे आ रहे हैं, दूसरे लोग आ रहे हैं, लेकिन उनको बस पे भी खाना नहीं मिल रहा। मैंने कहा नहीं, अब तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया परसों, भाई अब तो डरे होंगे। कहती मैं आज सुबह की बात आपको बता रही हूँ कि बम्बई से बस आ रही है, पुणे से बस आ रही है और कह रहे हैं कि पिछले 24 घंटे से खाने को कुछ नहीं मिला है। अब ऐसे में उन्होंने कहा बताइए हम कैसे बंद कर दें, हमारा चंदा खत्म हो गया है, समस्या है, लेकिन इसको बंद कैसे कर दें? मैंने कहा बिल्कुल बंद नहीं करेंगे। कैसे बंद कर सकता है? अगर आप खड़े हैं, आप अपनी आंख से देख रहे हैं कि लोग भूखे हैं, उनकी मदद करना तो हमारा कर्तव्य है। तो फिर हमने तय किया कि ठीक है, इसको और आगे चलाएंगे, उसके लिए चंदा जुटाएंगे, जो भी करना पड़ेगा। तो आप भी उसके अंदर कुछ मदद कीजिएगा। चारों तरफ हम ये काम कर रहे हैं। मैंने रायबरेली का आपको उदाहरण दिया, यमुनानगर के अंदर हमारी टीम खड़ी हुई एग्जैक्टली यही काम कर रही है। दिल्ली के अंदर हमारे साथी अब कह रहे हैं कि अब जो पहले थोड़ा सा लोअर मिडिल क्लास की फैमिलीज थी उनको भी खाने की प्रॉब्लम आ रही है, और दिल्ली में राशन कार्ड की बहुत बुरी हालत है, तो वहाँ भी मदद कर रहे हैं। बेंगलोर में हमारी टीम मदद कर रही है। बंगाल में तो पूरे चक्रवात के बाद से पूरी टीम ही वहाँ पे सुंदरबन में लगी हुई है। इसके लिए मदद कीजिएगा, आपसे अपील कर रहा हूँ। है शुरुआत आंकड़ों से हमेशा की तरह। कल रात तक यानी कि आज सुबह तक के जो आंकड़े ऑफिशियल थे उसके हिसाब से 1,73,763 1,73,763 केसेस, 2.25 लाख के करीब। नंबर ऑफ डेथ्स 5,000 से थोड़ी सी कम, 4,977 4,977, और
जो मुख्य केसेस हैं, ये मुख्य केसेस अब 13 स्पॉट से आ रहे हैं और ये 13 स्पॉट ज़्यादातर वेस्ट में है। दिल्ली, राजस्थान में जयपुर और जोधपुर 2 शहर हैं, गुजरात में अहमदाबाद, हालांकि गुजरात की रिपोर्ट के बारे में बाद में कुछ कहूँगा, बहुत विचित्र कुछ गुजरात में इस वक्त हो रहा है। महाराष्ट्र में मुंबई, ठाणे, पुणे, ये जो देश का सबसे बिजी, कमर्शियली सबसे एक्टिव और सबसे अमीर बेल्ट है, उस इलाके से आ रही है। बेंगलुरु का नाम नहीं है इसके अंदर, लेकिन चेन्नई और चेन्नई के साथ वहाँ तमिलनाडु के 2 और जिले भी हैं, तिरुवल्लुर और चेंगलपट्टनम, ये 2 जिले भी हैं। फिर हैदराबाद है, कोलकाता है, ये 13 कुल स्पॉट हैं। 3 स्पॉट तमिलनाडु में, 3 स्पॉट महाराष्ट्र में, 2 राजस्थान में और उसके बाद छितराए हुए देश के अंदर। तो देश के 70% केसेस अभी भी इन 13 स्पॉट्स में हैं, इन 13 जगहों पे लिमिटेड है। यानी कि सरकार अगर इस पे फोकस करे तो कुछ और किया जा सकता है। नंबर ऑफ केसेस सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है जिसको हम पढ़ लें, 1,73,000। आपको ध्यान होगा, आज से कोई 7-8 दिन पहले मैंने कहा था कि अगर इस स्पीड से हम चले, शायद 10 दिन पहले बोला होगा, अगर इस स्पीड से चले तो महीने के आखिर तक हम 2.25 लाख पहुंच जाए। मैं थोड़ा सा गलत था। अब के हिसाब से आप कहेंगे, अब अप्रोक्सीमेटली कल शाम तक कितने केसेस हो जाएंगे? कोई 1,87,000, 1,88,000 के करीब केसेस कल शाम तक हो जाएंगे। सरकार के हिसाब से, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से हम अब हर 13-14 दिन में डबल हो रहे हैं। अब आप इसका सिंपल गणित कर लीजिए, आपको कोई स्टैटिस्टिशियन होने की जरूरत नहीं है, आपको कोई बहुत बड़ा साइंस और एपिडेमियोलॉजी जाने की जरूरत नहीं है। अगर 13 दिन 14 दिन छोड़ के आप 15 दिन मान लीजिए, सिंपल हिसाब कर लीजिए, 15 दिन में अगर डबल होते हैं तो 1,85,000 से बनेगा 3,70,000 15 जून तक, और अगले 15 दिन यानी कि जून के आखिर तक बनेंगे 7,40,000 केसेस। अगर इस स्पीड से बढ़े, अगर थोड़ी सी भी स्पीड बढ़ी और ये 13 दिन रहा, 15 दिन ना रहा, तो हम कोई 8-8.5 लाख केसेस पे जाएंगे। और अगर जुलाई के महीने में भी यही रहता है, जो कि सरकार भी अब कह रही है, अब सब लोग कह रहे हैं कि हाँ ये तो लंबा चल सकता है, कम से कम अगले 2 महीने चलेगा। 2 महीने के बाद क्यों रुक जाएगा इसका कारण कोई नहीं देता, लेकिन कम से कम 2 महीने चलेगा। हालांकि तब बारिश आ जाएगी और ह्यूमिडिटी में इस वायरस के और ज्यादा फैलने की गुंजाइश है, गर्मी में कम होने की संभावना है। लेकिन अगर आखिर जुलाई के आखिर तक चलता है तो ये 7,40,000 का आंकड़ा बढ़ के सिर्फ 1 महीने में कोई 29 लाख तक पहुंच जाएगा। आप समझ रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं? हम ये जो आंकड़ा इस वक्त 1,73,000 हम देख रहे हैं, ये 2 महीने बाद 30 लाख के करीब पहुंच सकता है, ये संभावना। कोई अब इससे इंकार नहीं कर रहा, और अभी उससे आगे 1 महीने की तो मैं बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर वैसा बढ़ता रहा तो हम कोई 1 करोड़ केसेस तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अभी उसके बारे में विश्वास से बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। ये सब इस संभावना पर आधारित है कि केसेस इसी गति से बढ़ते जाएंगे। गति बढ़ेगी तब तो बहुत खतरनाक है, लेकिन अगर यही गति भी रही तो ये कोई संतोष का विषय नहीं। इस वक्त एशिया के सबसे ज्यादा केसेस इंडिया में हो चुके हैं। हम चाइना से पार कर चुके थे, टर्की को भी पार कर चुके हैं। एशिया में इससे ज्यादा केसेस कहीं नहीं है। दुनिया में कई देशों में है इससे ज्यादा केसेस, लेकिन एक इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, वो ये है कि दुनिया के जिन देशों में ज्यादा केसेस हैं वो हमसे ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं। ये टेस्ट का सवाल सिर्फ एक टेक्निकल सवाल नहीं है। टेस्ट का सवाल ये है कि एक्चुअली कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कह रहे हैं देश में 1,73,000 केस हैं, लेकिन अगर ज्यादा टेस्ट किए जाएंगे तो हमें बहुत ज्यादा मिलेंगे। आप ही सोचिए कितने लोग होंगे जो घर में किसी को थोड़ा सा बुखार होगा तो उसको नहीं लेके जाएंगे अस्पताल। वैसे भी सामान्य बुखार में कौन लेके जाता है, और ये बीमारी ऐसी है जिसमें 80% लोगों को सिर्फ गले में खराश महसूस होगी, थोड़ा सा बुखार आएगा और चला जाएगा। उन लोगों ने तो किसी ने दिखाया ही नहीं होगा, कौन लेके जाएगा। और आप सोचिए आज की स्थिति, अगर थोड़ा नहीं हाई फीवर भी हो जाए, जितना स्टिग्मा हो गया है,
जितनी परेशानी है, आपको खबरें मिलती हैं कि भाई अस्पताल लेके गए, टेस्ट ही नहीं हुआ, लोग पड़े हुए हैं। अभी मेरे पास आज सुबह खबर आई एक पेशेंट की, वहाँ जब राजौरी पुंछ से पेशेंट आए हुए हैं दिल्ली के अंदर, पहले अंबेडकर हॉस्पिटल में थे। अंबेडकर हॉस्पिटल ने पेशेंट, उसका कोई कोरोना से कोई संबंध नहीं है, कोई लीवर का केस था, तो उन्होंने रेफर कर दिया जीबी पंत हॉस्पिटल में। अब 3 दिन से वो फैमिली पेशेंट को लेके जीबी पंत हॉस्पिटल के सामने बैठी हुई है, रेफरेंस उनके पास है, हॉस्पिटल में शायद जगह भी है। वो कहते हैं नहीं नहीं, अभी हमारी अटेंशन कोरोना पे है और आपका पहले कोविड टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद हम आपको अंदर लेंगे, और टेस्ट भी नहीं हो रहा है। और वो वापस पुराने हॉस्पिटल में जाते हैं, वो कहते हैं नहीं, हमने तो आपकी छुट्टी कर दी, आपको रेफर कर दिया है हमने तो। जब ऐसी खबर लोग सुनते हैं तो किसकी हिम्मत होगी जाके टेस्ट करवाने की। और एक तो हमारे यहाँ पे इतनी विचित्र बात जो हो गई है, और बहुत बुरी चीज है कि किसी को कोविड हो गया तो पता नहीं उसके साथ ऐसा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं जैसे उसको कोई प्लेग हो गया हो, चेचक हो गई हो, छूने से पता नहीं क्या हो जाएगा। आज खबर आई किसी इलाके से कि माँ बाप ने बच्चे की डेथ हो गई, माँ बाप ने इस डर से बच्चे का अंतिम संस्कार नहीं किया कि कहीं उसे कोविड ना हो। तो फिर वहां एसडीएम ने कहा, राजस्थान का किस्सा है, वहां के एसडीएम ने कहा मैं करता हूं, उसने उठाया, तब जाके बाकी लोग लगे। इतना हमने इस पे हवा खड़ा कर दिया है। आप सबको तो पता होगा इस बीमारी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। ये बीमारी मलेरिया से, डेंगू से, इन सब से कम खतरनाक बीमारी है, लेकिन इसका विस्तार बड़ी तेजी से हो रहा है, फैल बहुत तेजी से रही है। अपने आप में कोई जानलेवा बीमारी नहीं है। मैं ये सब इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि आप समझिए कि अगर 10 पेशेंट को ऐसे हैं, 10 लोग ऐसे हैं जिनको कोरोना वायरस लगा, जिन्हें महसूस हुआ, थोड़ा सा गले में खारिश महसूस हुई, थोड़ा सा खांसी आई, थोड़ा सा बुखार आया, क्या वो दौड़ के टेस्ट करवाने जाएंगे? मुझे लग रहा है आज देश में जो हालात हमने बना दिए हैं, 10 में से वो कोई 1-2 जिसके या तो अच्छा मेडिकल फैसिलिटी जिसको अवेलेबल है, या जिसको स्थिति ज़्यादा खराब है और चिंता है, 10 में से 2 या 3 लोग ही जाएंगे और टेस्ट करवाएंगे, बाकी तो टेस्ट ही नहीं करवाएंगे। ये फर्क है। जब हम कहते हैं कि भारत के केसेस स्पेन से कम हैं, इटली से कम हैं, फ्रांस से कम हैं, यूएस से कम हैं, तो क्या केसेस कम है या कि हमारे यहाँ टेस्ट कम हो रहा है? और टेस्ट कम हो रहा है उसकी वजह से केसेस कम ही दिखाई देंगे। और फर्क पता है कितना है? हमारे यहाँ हर मिलियन यानी कि 10 लाख के पीछे हम अंदाजन 2-2.5 हजार केसेस को टेस्ट कर रहे हैं। और ये जो दूसरे देश हैं, मैंने बताया इटली, फ्रांस और बाकी सब देश जिनकी संख्या हमसे ज्यादा है, ये 50,000 से ज्यादा लोगों को टेस्ट कर रहे हैं। कहाँ 2,500, कहाँ 50,000, यानी कि हम 20 गुना कम टेस्ट कर रहे हैं। तो अगर हमारी संख्या उनसे कम है तो इसका कारण जरूरी नहीं ये हो कि हमारे सिर्फ 1.25 लाख हैं, उनके किसी के 5 लाख हैं, किसी के 10 लाख हैं। नहीं, कारण ये भी हो सकता है कि हम कम लोगों को टेस्ट कर रहे हैं। जैसे ही टेस्ट करेंगे हमारी संख्या अपने आप बढ़ के दिखाई देगी, और हो सकता है जहां 1.25 लाख का ऑफिशियल आंकड़ा हो, वहां सच 5 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, किसी को पता नहीं है, क्योंकि टेस्ट कम कर रहे हैं। और ये बात देश के अंदर भी है। देश के अंदर जहां पे तेजी से बढ़ रहा है आंकड़ा, वहां टेस्ट बढ़ने चाहिए ना, मगर नहीं। गुजरात में देखिए विचित्र स्थिति क्या है। अहमदाबाद में बहुत तेजी से फैल रहा है, संक्रमण बहुत तेजी से फैला है, और जाहिर है सरकार को जो करना चाहिए वो ये कि वहां बड़ी मात्रा में टेस्ट करवाए, देखें कितना है। लेकिन बड़ी विचित्र बात ये हुई है कि गुजरात में टेस्ट की संख्या कम हो गई है। पहले 6,000 टेस्ट करते थे, अब 2-2.5-3 हजार टेस्ट करना शुरू कर दिया है। कम टेस्ट होंगे, कम मरीज दिखाई देंगे, आंकड़े ठीक होंगे, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए कितना क्रूर मजाक है। केरला ने कम से कम समझदारी की बात की थी। शुरू में उन्होंने जम के टेस्ट किए, उनके आंकड़े ज्यादा आए, लोगों ने फप्तियां भी कसी, अरे केरला में देखो कितनी ज्यादा बीमारी है। लेकिन उसकी वजह से उन्होंने सबसे पहले कंट्रोल भी किया। पिछले 2-3 दिन में उनके फिर आंकड़े बढ़े हैं दोबारा ट्रेन जाने की वजह से। लेकिन ये जो गुजरात कर रहा है ये तो बहुत खतरनाक काम है। गुजरात ही नहीं, 3 राज्य हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश और दिल्ली। फॉर्चुनेटली तीनों बीजेपी के नहीं है, नहीं तो लोग कहते हैं इसमें भी पॉलिटिक्स कर रहे हो। ये 3 राज्य हैं
जिन्हें टेस्ट ज्यादा करने चाहिए और जिन्होंने टेस्ट को या तो बिल्कुल वैसा का वैसा रखा है या कि कम कर दिया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान 6000 से ज्यादा टेस्ट हर रोज कर रहा है, मध्य प्रदेश 2000 के करीब टेस्ट रोज कर रहा है। कोई मतलब? दिल्ली के बारे में बहुत गड़बड़ रिपोर्ट आ रही है। दो रिपोर्ट, एक तो ये कि टेस्ट की संख्या कम है, दूसरा सरकार ने जो खाने की व्यवस्था की थी उस खाने की व्यवस्था से सरकार पीछे हाथ खींच रही है, तीसरा राशन के दुकानों की स्थिति बेहद खराब है, राशन मिल नहीं रहा है लोगों को, और चौथा कि दिल्ली सरकार मौत के आंकड़े छुपा रही है, दबा रही है। कुछ विचित्र हो रहा है, म्यूनिसिपैलिटी कुछ और बता रही है, अस्पताल कुछ और बता रहे हैं और दिल्ली सरकार कुछ और बता रही है, यानी कि मामला गड़बड़ है। उसकी तुलना में राजस्थान में, तमिलनाडु में और महाराष्ट्र में, इन 3 राज्यों में कम से कम टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र को और भी अधिक करने चाहिए क्योंकि महाराष्ट्र से बहुत नंबर्स फैल रहे हैं। इस वक्त महाराष्ट्र की स्थिति सबसे विकट है देश में। आज आंकड़ों की थोड़ा सा विस्तार से हमने चर्चा की, इसलिए कि एक सेंस मिले, क्योंकि अब मामला सचमुच खतरनाक हो रहा है। अब से पहले मैं आंकड़े केवल गिनाने के लिए गिना दिया करता था क्योंकि उससे कुछ बहुत ज्यादा देश में विस्तार नहीं हो रहा था। अभी भी देश में डेथ्स की संख्या शायद 200 के करीब है, ज्यादा नहीं है। जिस देश में रोज 1000 से ज्यादा लोग डायरिया से मरते हैं, जिस देश में टीबी से लगभग 1000 लोग पर हर दिन मरते हैं, उस देश में 200 का आंकड़ा कोई बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन अगर आज से 2 महीना बाद 30 लाख केसेस होते हैं और अगर ये तीसरे महीने में भी चल जाता है और हम उसके बाद कुछ करोड़ केस वगैरह की तरफ देख रहे हैं, तो फिर ये मामला बहुत संगीन हो सकता है और उसके लिए तैयारी अब दिखाई नहीं देती। लॉकडाउन अपने 5वें चरण में आने वाला है, इसकी लगभग तैयारी है। कल गृह मंत्री ने कई मुख्यमंत्रियों से बात की, मुख्यमंत्रियों ने अलग अलग राय दी और संभावना यही है कि सरकार कहेगी ठीक है, हर कोई राज्य अपने अपने तरीके से कर ले। कुछ चीजें नहीं होंगी, मॉल नहीं खुलेंगे, स्कूल नहीं खुलेंगे, रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशंस नहीं खुलेंगे, लेकिन बाकी सब जगहों पे सामान्य एक्टिविटीज चलेगी और राज्य अपनी अपनी तरफ से फैसला कर पाएंगे। उम्मीद यही है कि सरकार यही फैसला देगी। हालांकि कुछ राज्यों ने कहा है, ममता बनर्जी ने कहा है कि पूजा स्थल भी 1 तारीख से खोले जाने चाहिए। मैं समझ नहीं रहा इसके पीछे क्या कारण है। ममता जी कई बार ऐसी बातें करती हैं जिसका कोई कारण नजर नहीं आता। भाई ये क्यों प्रायोरिटी? वो कह रही है कि स्थिति बड़ी विकट है और हम सबको मिलकर पूजा करनी चाहिए। कृपया ऐसी बातें ना करें। अभी फिलहाल केवल मेडिसिन पे फोकस कीजिए, इकोनॉमी पे फोकस कीजिए। मंदिर मस्जिद खुल जाएंगे जब उन्हें खुलना होगा, लोग अपने घर के अंदर कर लेंगे इबादत पूजा जो भी उन्होंने पाठ करना है, लेकिन फिलहाल कम से कम ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो पंजाब और बंगाल और कुछ राज्य कह रहे हैं कि नहीं जल्दी से खोलो, और उधर हरियाणा, महाराष्ट्र, शायद 2-3 राज्य कह रहे हैं कि नहीं अभी मत खोलो। शायद हर एक को ऑटोनॉमी दी जाएगी, लॉकडाउन 5 शुरू हो जाएगा। इस बीच 2-3 खबरें रेलवे की आ रही हैं। रेलवे ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये फेक न्यूज फैलाई जा रही है कि रेलें इधर उधर भटक रही, केवल 1.8% रेल डाइवर्ट हुई है। अरे सर, प्रतिशत का आंकड़ा मत दीजिए। 71 रेल डाइवर्ट हुई, आपने कहा ना। 71 रेल का डाइवर्ट होना कोई सामान्य बात नहीं है। उसका कारण अगर वो ठीक से बताते, कहते कि कंजेशन हो गया था, तो आप बता देते कि भाई सामान्यतः हम इस रूट के ऊपर इतनी ट्रेन चलाते हैं और इस वक्त हमें इतनी ट्रेन चलानी पड़ी। ये आंकड़े आ जाते तो शायद अच्छा रहता। रेलवे, जैसे मैंने बार बार कहा है, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन को कायदे से प्रोफेशनल रिपोर्ट देश के सामने रखनी चाहिए। दूसरी खबर ये आई, कल जो खबर आई है कि एक रेलवे के कोच के टॉयलेट में एक व्यक्ति का शव मिला। इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो उस व्यक्ति का शव था। यह अनुमान ये है कि वो कम से कम 4 दिन से वो लाश वहां पड़ी थी। ट्रेन झांसी से गोरखपुर गई, उस बंदे की जेब में झांसी से गोरखपुर जाने का टिकट है। उसका परिवार कंफर्म करता है कि हाँ वो बंबई से आया था झांसी तक, झांसी से वो इस ट्रेन के अंदर सवार हुआ था, उसकी जेब में टिकट है। उसकी वहां कहीं डेथ हो जाती है।
ट्रेन झांसी में एक दिन रुकती है, उसके बाद गोरखपुर में रुकती है, सफाई होती है, नए पैसेंजर चढ़ते हैं, ट्रेन वापस झांसी आती है, उसके बाद पता लगता है कि वो पैसेंजर डेड। मतलब क्या कि जब ट्रेन जा रही थी तब कोई देखने वाला नहीं था, गोरखपुर स्टेशन रुकने के बाद ट्रेन में कोई सफाई नहीं हुई, ट्रेन में किसी ने कुछ चेक नहीं किया, वापसी में कोई चेकिंग नहीं हुई। क्या ये ऑर्गेनाइजेशन की प्रोफेशनलिज्म दिखा रहा है? आप हम सब मान के चल रहे हैं कि 9 व्यक्तियों की डेथ हुई, कल वाली इस डेथ को मिला दें तो 10 हो जाती हैं, लेकिन आज एक अखबार में रिपोर्ट है हिंदुस्तान टाइम्स में जो कहती है कि आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स का डेटा दिखाता है, रेलवे पुलिस फोर्स रेलवे की है, किसी और की नहीं है, वो दिखा रहा है कि 80 डेथ हुई है। कल रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने कहा है कि वो सही आंकड़े देश के सामने रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि रेलवे पुलिस फोर्स के आंकड़े वो भी देखेंगे। 80 डेथ्स वो कह रहे हैं। इनमें से कुछ चीजें हो सकता है सरकार की लापरवाही से हुई हो, कुछ नॉर्मल नेचुरल डेथ्स भी होती हैं जब इतने लोग जाते हैं, लेकिन क्या इनमें से कुछ लोग पानी और खाने के अभाव में नहीं मरे? अगर एक भी केस में ऐसा हुआ है कि व्यवस्था की कमी, हम पानी नहीं दे सके, खाना नहीं दे सके, इसलिए डेथ हुई है, तो शर्म की बात है। शर्म की बात है रेलवे के लिए, शर्म की बात है इस देश के लिए, और शर्म की बात है रेलवे मंत्री के लिए। बस एक आधा मामला और उसके बाद मुख्य सवाल पे आ जाऊंगा मैं। 2 घटनाएं इस बीच चल रही हैं। एक तो दिल्ली में जो दंगे हुए थे उसके बारे में पुलिस अब केस और फाइल कर रही है। 2 एक्टिविस्ट को पकड़ा गया, नताशा और साथ में एक और एक्टिविस्ट, उन्हें पहले पकड़ा गया, कोर्ट ने उनको बेल दे दिया, उनके ऊपर दूसरा मुकदमा लगा दिया। अनुमान था कि इसके अंदर भी उनको बेल मिल जाएगी, तो कल पता लगा उनके विरुद्ध UAPA लगा दिया गया है, जो एक्ट बिल्कुल टेररिस्ट लोगों के लिए बना है। टेररिस्ट, मैं हर एक के बारे में ज्यादा जानता नहीं, पर इसमें संयोग ही है कि नताशा नरवाल जो हैं, इन्हें मैं संयोग से जानता हूं, इनकी राजनीति को नहीं जानता और उनकी राजनीति की सब बातों से मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन मैंने देखा है कि ये लोग जो अपने लिए एक सामान्य मिडिल क्लास कैरियर बना के काफ़ी लोगों की तरह कहीं किसी कंपनी में चले जाते, हजारों लाखों रुपए कमा लेते, वो सब छोड़ के ये लोग देश समाज के लिए काम करने के रास्ते पे निकले हैं। नताशा उन्हीं आइडियलिस्ट, आदर्शवादी लोगों में से एक है जिसने कहा कि नहीं, सिर्फ अपना कैरियर नहीं, देश समाज के लिए काम करना है। इनकी बातों से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन ऐसे आदर्शवादी, सेंसिटिव, सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध लोगों को आप दंगाई बता के जेल में बंद कर देंगे, उन पे टेररिज्म के आरोप लगा देंगे। क्या हो रहा है? बार बार मैं यही कह रहा हूं कि दिल्ली दंगों के बारे में जो षड्यंत्र की जांच हो रही है, क्योंकि सरकार कह रही है कि एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है जिसकी हम जांच कर रहे हैं, और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जांच अपने आप में कॉन्स्पिरेसी है। कॉन्स्पिरेसी तो पता नहीं है कि नहीं है। और एक जज ने, दिल्ली कोर्ट के जज ने 3 दिन पहले कहा कि भाई आप ये कैसी जांच कर रहे हो, आप सारे एक ही तरफ के लोगों को ला रहे हो, दूसरी तरफ के लोगों को ला ही नहीं रहे हो। जज को कहना पड़ा, ये कपिल मिश्रा कहाँ है? उन्होंने, जज ने नाम नहीं लिया कपिल मिश्रा का। मैं पूछ रहा हूं, ये कपिल मिश्रा की जांच क्यों नहीं हो रही? वो लोग जो कि जिनकी तस्वीर है, वो एक आदमी को मारते हुए जो तस्वीर आई थी, उनकी जांच क्यों नहीं हो रही? वो जो खबर थी कि मुजफ्फरनगर से ट्रॉलियों के अंदर भर भर के 500 लोग आए थे दंगा करने के लिए, जिनके गांव का नाम था, सब कुछ बताया गया था, उनकी जांच क्यों नहीं हो रही? ये जांच हो रही है या कि देश की आंख में धूल झोंकने का प्रयास हो रहा है? बिल्कुल वैसे ही जैसे 1984 में सिखों के विरुद्ध दंगे हुए थे और जांच के नाम पे बिल्कुल धूल झोंकने का काम हुआ था। यहां सिर्फ धूल ही नहीं झोंकी जा रही, उल्टा काम और हो रहा है। जिन लोगों ने शांति की कोशिश की, उन लोगों को पकड़ के अंदर किया जा रहा है। मगर ये मत भूलिए कि ये सिर्फ बीजेपी सरकार यहां नहीं कर रही है। महाराष्ट्र की पुलिस ने फरमान जारी किया है कि अगर आप सरकार की आलोचना करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। क्यों भाई, सरकार की आलोचना करना कब से गलत बात हो गई? तमाम तरह की चीजें हो रही हैं। आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर भी हुआ था। सब तरफ इस वक्त इसकी आड़ में तमाम तरह के टेढ़े काम हो रहे हैं, हमें निगाह रखनी है।
आखिरी छोटा सा मामला, छोटा सा तो नहीं, मामला तो बड़ा है, लेकिन हम आज छोटी बात करेंगे। चीन भारत संबंध का मामला संगीन है। अब अखबारों में जितनी रिपोर्ट है, टीवी पे तो दिखाई नहीं जाती, और आमतौर पे हिंदी के अखबारों में, जो सामान्य भारतीय भाषाओं के अखबार होते हैं, उसके अंदर इतनी लीपापोती करके वर्षन छाप दिया जाता है कि सही बात, सीधी बात मैं बता देता हूँ। वो ये है कि लद्दाख के इलाके के अंदर भारत और चीन का जो लाइन ऑफ कंट्रोल माना जाता है, जिसके बारे में कई साल से सहमति है कि ठीक है, ऑफिशियली हमने यहाँ पे बाउंड्री नहीं बनाई है, लेकिन तुम उधर रहोगे, हम इधर रहेंगे। चीन उसका उल्लंघन करके खुल के हमारे इलाके में आके बैठा हुआ है। सिर्फ बैठा ही नहीं, चीन ने पूरी तैयारी की हुई है, वहां पे अपना असला ले आए हैं, वहां पे अपने स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, और ये काम चीन बगैर सोचे समझे तो किया नहीं होगा। तो चीन ने हमारी भूमि पर, जिसे हम अब तक अपनी भूमि मानते रहे हैं, जिसको उन्होंने भी मान्यता दे रखी है, उसके ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है। ये सच्चाई है, इसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती, क्योंकि अब सैटेलाइट से चीजें दिख जाती हैं। ऐसे में भारत सरकार क्या करे? मैं नहीं चाहता कि भारत सरकार पर दबाव डाला जाए, इसलिए मैं इन सब चीजों में कि प्रधानमंत्री की पब्लिक क्वेश्चनिंग हो, पूरा देश उनसे पूछे कि भाई पाकिस्तान के सवाल पे तो आप इतना उछलते हो, अब क्यों नहीं बोल रहे हो, ये सब करने का वक्त ये नहीं है। क्योंकि इस वक्त इधर कोरोना का संकट है, इकोनॉमी का इतना बड़ा संकट है, और कम से कम मैं नहीं चाहता कि ऐसे में प्रधानमंत्री पे दबाव डाल के देश को एक तीसरी चीज में और उलझा दिया जाए। ये उलझने का वक्त नहीं है, समझदारी से काम करने का वक्त है। और हम उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार डिप्लोमेटिक स्तर पे और सेना के स्तर पे समझदारी दिखाए। हमने तो कहा था कि नेपाल वाले मामले में भी सरकार को समझदारी दिखानी चाहिए। नेपाल से पंगा लेने का कोई वक्त नहीं है, और पंगा लेने का देश नेपाल नहीं, ये नहीं करना चाहिए। उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार इस वक्त समझदारी से काम करेगी। दबाव के कई तरह के हैं, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री के दोस्त ट्रंप साहब ने मुसीबत खड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पता नहीं कैसे दोस्त हैं, हर बार कुछ ना कुछ उटपटांग चीज कर देते हैं, और उसके बाद भी प्रधानमंत्री उनका बाँह पकड़ के घुमाते हैं, रैली करते हैं, सब काम करते हैं। ये वही ट्रंप साहब है जिन्होंने कहा था भारत और कश्मीर में, पाकिस्तान और कश्मीर के अंदर, भारत और पाकिस्तान में कश्मीर के सवाल को लेके बड़ा विवाद है, और मैं इसके अंदर मध्यस्थता करना चाहता हूं। भारत की हमेशा पोजीशन रही है, भाई साहब हमें कोई मध्यस्थता नहीं चाहिए। वही ट्रंप साहब ने अब दोबारा ट्वीट करके कहा है कि भारत और चीन के विवाद में मध्यस्थता करने के लिए मैं तैयार हूं, मान न मान मैं तेरा मेहमान। भाई चीन अमेरिका से तो मध्यस्थता नहीं चाहेगा, और किसी से भी चाहेगा, और हमारे देश की पुरानी पॉलिसी रही है कि हमें किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं है। तो ट्रंप ये क्यों बातें कह रहे हैं? आप कह सकते हैं पगलैट है, नहीं पगलैट नहीं है, ये आदमी सोच के कर रहा है, कुछ खेल कर रहा है, और वो खेल क्या है, वो खेल हमें समझना है कि खेल इस वक्त क्या हो रहा है। खेल ये है कि भारत को इस चीन वाले मामले पे दबाव डाल के अमेरिका चाहता है कि उसे अपनी तरफ घसीट लिया जाए, और चीन चाहता है कि लद्दाख में सीमा के उस पे दबाव डाल के भारत को कहा जाए कि देखो तुम ज्यादा पंगा ले रहे हो ना, अमेरिका के दोस्त बनने की कोशिश कर रहे हो, ये हम करेंगे तुम्हारे साथ। इस वक्त ये हो रहा है, ये बहुत नाजुक स्थिति है। सभी रक्षा विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं कि चीन ने भारत की भूमि पर इस तरह का अतिक्रमण पिछले कई साल से नहीं किया, शायद पिछले कई डेकेड्स में नहीं किया गया। आमतौर पे हम इसको हमला बोलते हैं। अगर पाकिस्तान ऐसा कुछ करता तो हमारे सारे अखबार, सारे टीवी स्टूडियो रात 9 बजे पाकिस्तान का हमला, जवाबी मुंह तोड़ जवाब, ये वो सब बातें शुरू हो जाती। जिन चीजों पे वहां होता है ना, उससे बहुत बड़ा काम चीन कर चुका है, बैठा हुआ है इस वक्त आपकी जमीन पर। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये दबाव का वक्त नहीं है, ये एक देश में युद्धोन्माद बनाने का वक्त नहीं है, क्योंकि इस वक्त देश में हम और एक तीसरा पंगा नहीं ले सकते। हेल्थ क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, बॉर्डर के ऊपर क्राइसिस नहीं होना चाहिए, और हमें मदद करनी चाहिए कि सरकार को इसमें समर्थन किया जाए, और सरकार पे कोई
दबाव बनाने की कोशिश इस वक्त ऑपोजिशन की तरफ से नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह होगा। आज जो मुख्य बात मैं करना चाहता था वो ये कि सरकार ने अब आर्थिक आंकड़े देश में आ गए हैं। मैंने आपको हेल्थ के आंकड़े बताए इस वक्त क्या है। कल सरकार ने जीडीपी के आंकड़े रिलीज कर दिए हैं। अब ये जीडीपी क्या होती है? पूरे देश की इनकम को जोड़ दिया जाए तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोला जाता है, सकल घरेलू उत्पाद। यानी कि मोटी भाषा में कहें पूरे देश की इनकम क्या है, देश में आर्थिक गतिविधि का स्तर क्या है, पूरे देश की इनकम क्या है, वो जीडीपी होती है। इसको हर 3 महीने बाद साल में 4 बार रिलीज किया जाता है। और कल जो आंकड़ा आया है वो इस साल का नहीं आया है। साल इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए साल का मतलब होता है अप्रैल से मार्च तक, ये फाइनेंशियल ईयर होता है। तो अभी हमारे को पिछले फाइनेंशियल ईयर के लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट मिला है, मतलब जनवरी फरवरी मार्च के रिजल्ट मिले हैं, जो अब तक एस्टिमेटेड थे, रियल नहीं थे। अब रियल आंकड़ा भी आ गया, हालांकि वो भी कुछ एस्टिमेट है। उन्होंने कहा है, सही कहा है, कि आखिरी दिनों में चूंकि रिपोर्टिंग में कुछ समस्या थी, कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से रिपोर्टिंग की प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो शायद हमें थोड़ा और अमेंड करना पड़े। यानी कि अमेंड होगा तो उससे नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। अब याद रखिए, ये वो समय है जबकि देश में कोरोना वायरस का संकट लगभग नहीं था। लॉकडाउन शुरू हुआ था 24 मार्च को, तो इस पूरे 3 महीने में 90 दिन में मैक्सिमम 9 दिन या 10 दिन थे जो कि कोरोना लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शन से सबसे अफेक्टेड थे। तो ये लॉकडाउन का डेटा नहीं है, लॉकडाउन से पहले देश की क्या स्थिति थी उसका डेटा है। और वो डेटा ये है कि आखिरी तिमाही में गिर के 3.1% पे आ गई थी। हमारी इकोनॉमी आमतौर पे ग्रो करती रही है 6-7-8% पे, एक जमाने में 9-10% भी हो गई थी। यूपीए के काल के अंदर 10% को भी हमने एक बार क्रॉस किया था, तो तब बहुत बड़ी ग्रोथ माना जाता है। 10% को कहते हैं कमाल हो गया। 5-6% अच्छा माना जाएगा दुनिया के हिसाब से, लेकिन उसको कहा जाएगा कि भारत को इससे ज्यादा तेज चलने की जरूरत है, और 3-4% को खतरनाक माना जाएगा। अब जो कल का आंकड़ा है वो बताता है कि आखिरी तिमाही में 3.1% पे आके गिर गया था। ये आंकड़े और चार्ट ये सब मैं आपको दिखा नहीं सकता अभी तो यहाँ पे, लेकिन ये पिछले 3.1% पे आ गया था। और अगर पूरे साल का देखें, क्योंकि वो सिर्फ एक क्वार्टर हुआ ना, 3 महीना, अगर हम पिछले पूरे साल का देखें, साल 2019 के अप्रैल से लेके सन 2020 की मार्च तक का हिसाब मांगे, कुल मिला के 4.2% ग्रोथ रेट था पिछले साल। जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी तब उसने इनहेरिट किया था, उस वक्त देश कोई 7-8% के करीब चल रहा था, 7% के करीब ग्रोथ रेट था। उसके बाद से बीच में थोड़ा सा उतार चढ़ाव हुआ है, और कई लोगों ने तो ये भी कहा है, और किसी अरे गहरे व्यक्ति ने नहीं, मोदी सरकार के ही आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने जब रिटायर वहां से छोड़ने के बाद उन्होंने लेख लिखा और कहा कि भारत की अब जो नए सिस्टम से, यानी कि ये सरकार जो जीडीपी के आंकड़े दे रही है वो कम से कम 2% इन्फ्लेटेड है। यानी कि जब वो 4 बोलते हैं तो आपको मानना चाहिए कि 2 है, जब वो 6 बोलते हैं तो आपको मानना चाहिए कि 4 है। उसके हिसाब से भी सरकार खुद कह रही है कि केवल 4% ग्रोथ हुआ है पिछले साल में। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कंगाली में आटा गीला। बाकी देश थे जिनकी अर्थव्यवस्था वैसे बहुत अच्छी स्थिति में थी, और जो कोरोना की वजह से संकट आया, जर्मनी में आया, जापान में आया, सब तरफ आया है, ये लोग बाउंस बैक करेंगे। लेकिन हमारे यहां पहले ही हालत खराब हो गई थी, 4% पे थी। और 4% भी किस लिए था? क्योंकि एग्रीकल्चर की स्थिति थोड़ी बेहतर है। एग्रीकल्चर ने लगभग 6% रिकॉर्ड किया है, सर्विसेज में भी थोड़ा ठीक है, लेकिन जो 2 बड़े सेक्टर हैं, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन, दोनों नेगेटिव में थे, दोनों माइनस में थे। यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था की जो स्थिति कोरोना संकट लॉकडाउन से पहले थी, हमारी मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी नेगेटिव में चल रही थी। गाड़ी आगे चलने की बजाय, गाड़ी आगे चलने की रफ्तार भी कम होने की बजाय गाड़ी एक्चुअली रिवर्स गियर में चल रही थी।
कंस्ट्रक्शन में भी और मैन्युफैक्चरिंग में। और ये देश 4% पे पहुंचा केवल सर्विसेज और उससे भी ज्यादा एग्रीकल्चर की वजह से। जो बार बार मैं कई बार कह रहा हूं, इस वक्त इतने बड़े संकट में अगर देश अपना सर उठा के खड़ा है तो किसान की वजह से खड़ा है। इस दौरान सरकार का रेवेन्यू गिरा है और रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट जिसको बोलते हैं, वो 4.6% हो गया। कि फिस्कल डेफिसिट का मामला क्या है? फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है मेरी जेब में जितना है उससे ज्यादा मैं जो खर्च करूं उसको डेफिसिट बोला जाता है। उधार खाते चलाना जो चलाते हैं, सरकारें चलाती हैं। आमतौर पे दुनिया भर में सरकारें जितना उनके पास पैसा, अगर 100 रुपया होता है तो 101 रुपया खर्च कर लेती है, 102 रुपया खर्च कर लेती है कभी कभार, ये सोचते हुए कि ठीक है इतना हम कभी कर लेते हैं। और खासतौर पे संकट होता है तो उन्हें खर्च करना पड़ता है। हमारे देश में कानून है, 15 साल पहले कानून लाया गया था, वो कानून फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट। वो कानून कहता है कि सरकार को 3% से ज्यादा नहीं जाना है इसके अंदर, और अगर उससे ज्यादा जाए तो कानूनन उल्लंघन होगा। अब सरकार ने उस कानून को भी ब्रीच कर दिया। वैसे वो समझदार इकोनॉमिस्ट हैं, वो कहते हैं कि जब सरकार कह रही थी कि 3.5% है हमारा, बजट के अंदर वित्त मंत्री ने अंदाजन ऐसा ही आंकड़ा दिया था कि 3.5% है, 3% होना चाहिए, 0.5% हमने बढ़ा लिया है, कोई बात नहीं है, इतनी हम इजाजत ले लेंगे, कानून के अंदर इतनी हमें छूट मिली हुई है, एक आधी बात। अब वो छूट उस वक्त भी इकोनॉमिस्ट लोगों ने पॉइंट आउट किया था कि जब निर्मला सीतारमण जी कह रही थी कि 3.5% है, तब भी एक्चुअली 5.5% से फालतू था, 5.9% बताया था लोगों ने। क्योंकि क्या किया, कई उधारी की चीजों को इन्होंने इधर उधर छुपा दिया। FCI लेगी पैसा, इधर से लिया जाएगा, यानी कि बजाय ये दिखाने के कि मैंने अपने पर्स में जितने पैसे थे उससे ज्यादा खर्च कर दिए, मैंने पड़ोसी को कहा कि तुम थोड़ा सा खर्च कर लेना, बाद में मैं चुका दूंगा, किसी दूसरे को कहा। वो देखें तो हमारे 5.9% तो पहले ही था। उस हिसाब से देखें तो अब हमारा फिस्कल डेफिसिट 6-7% बढ़ गया है, 6-7% हो गया है। अपने आप में फिस्कल डेफिसिट बहुत बड़ी चिंता का विषय नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार को कभी कभी लोगों के लिए खर्च करना पड़ता है। चिंता की बात यह है कि यह सामान्य साल में हुआ था, अब लॉकडाउन शुरू हुआ है। दिक्कत की बात यह है कि सरकार के पास जो कुछ था वो सरकार ने पहले ही खर्च कर लिया। जो उधारी ले सकते थे पहले ही ले ली, रिजर्व बैंक पे जो डकैती करनी थी वो पहले ही कर ली। और जब वित्त मंत्री जी ने पिछले साल बजट पेश किया था तो हम काफी लोगों ने कहा था ये जो आप इनकम के आंकड़े पेश कर रही हो, ये तो इनकम आपके पास कभी आएगा नहीं, आप खामखा ऐसा आंकड़ा क्यों दे रही हैं। लेकिन तब भी उन्होंने इस आंकड़े पे जारी रखा, और अब सच्चाई सामने आ गई है कि सरकार के पास दरअसल उतना रेवेन्यू था नहीं। तो घाटा इसलिए नहीं बढ़ा है कि सरकार ने खर्च ज्यादा किया है, घाटा इसलिए बढ़ा है कि सरकार की इनकम कम हुई। और अब जबकि सचमुच संकट आ गया है, अब सरकार कहती है पैसा नहीं। आज अखबार में प्रणव सेन का एक इंटरव्यू छपा है। प्रणव सेन भारत के चीफ स्टैटिस्टिशियन रहे हैं, देश भर के आंकड़े बनाना, प्रोजेक्शन करना उनका काम है। उनसे पूछा गया कि आज की परिस्थिति को देखते हुए आपको क्या लगता है, ये जो आने वाला साल है इसमें देश की आर्थिक प्रगति की दर क्या रहेगी, GDP कितना बढ़ेगी। बिना लाग लपेट के वो कहते हैं कि अगर सब कुछ अच्छा रहा तो हम -10% पे जाएंगे, -10.8% वो कह रहे हैं। प्रणव सेन बहुत नामी गिरामी स्टैटिस्टिशियन है, इकोनॉमी को कायदे से समझते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहा, यानी कि अगर केसेस और ज्यादा तेजी से ना बढ़ गए, अगर इकोनॉमी को और लंबे समय ना बंद रखना पड़ा, तब अभी तक जितना डैमेज हो चुका है उसके आधार पर ही देखें तो हम जाके -10.8% पे जाएंगे। इससे पहले कुछ दिन पहले मैंने देश के पुराने चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर शंकर आचार्य जी, उनका एक लेख पढ़ा था। वो भी कह रहे थे कि भाई 9-10% माइनस तो होगा ही होगा, मुझे समझ नहीं आता लोग 2% 3% की बात क्या कर रहे हैं। यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था जो हर साल 5-6-8% आगे बढ़ रही थी, और जिस पे बहस होती थी कि 8% बढ़ रही है आगे कि 6% बढ़ रही है,
इस साल 10% पीछे जाएगी। बहुत बड़ा धक्का है यह अर्थव्यवस्था को। देशों को सालों लग जाते हैं इतने बड़े धक्के से उबरने में। पिछली बार जब हमारी इकोनॉमी श्रिंक की थी, आमतौर पे इकोनॉमी आगे बढ़ती रहती है, गाड़ी कभी धीमी रफ्तार से, खच्चर रफ्तार से धीरे धीरे बढ़ती रहती है। इकोनॉमी का पीछे जाना, रिवर्स गियर लगाना बहुत अनहोनी घटना है। पिछली बार ऐसा हुआ था तो 60 के दशक में हुआ था, जब देश में अकाल पड़ा था। आपको ध्यान होगा, उस वक्त के लोगों से पूछिए, वो आपको खबर बताएंगे उन दिनों क्या हुआ करता था। वैसी कुछ स्थिति की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। और जब प्रणव सेन से पूछा जाता है कि ऐसे में क्या करना चाहिए, वो कहते हैं कुछ मत सोचिए, लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाइए। प्रश्न पूछा जाता है कि जी पैसा कैसे पहुंचाएं, पैसा तो सरकार के पास है नहीं। वो कहते हैं जो सरकार नोट छाप सकती है उसको ये चिंता बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, फिलहाल पैसा पहुंचाइए, किसी भी तरह से लोगों के हाथ में पैसा दीजिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो भूख से ना मरे, बल्कि इसलिए कि वो खर्च करें तो इकोनॉमी का इंजन दोबारा स्टार्ट होगा। नहीं तो आप कह रहे हैं इंडस्ट्री को कि आप कर्जा ले लो, इंडस्ट्री शुरू कर लो। इंडस्ट्री शुरू करेगा, सप्लाई लेके जाएगा, बाजार में कोई खरीद वाला नहीं है, और जब खरीदने के लिए कोई नहीं आएगा तो फिर वो बिल्कुल बैठ जाएगा, बंद करके बैठ जाएगा। इकोनॉमी को और भी बड़ा झटका लग सकता है। इसलिए उनका प्रिस्क्रिप्शन है, उनसे पूछा गया ऐसे में तो महंगाई बढ़ जाएगी। आमतौर पे जब आप फिस्कल डेफिसिट बढ़ा देते हैं ना, आपकी जेब में उससे ज्यादा खर्च करती है सरकार, तो महंगाई बढ़ती है। वो कह रहे हैं हाँ महंगाई बढ़ सकती है, लेकिन वो देखा जाएगा, उसके लिए और तरीके भी हैं। लेकिन फिलहाल किसी तरह से लोगों के हाथ में पैसा दीजिए। ये बात हर व्यक्ति कह रहा है, हर अर्थशास्त्री कह रहा है। जो लेफ्ट विंग वाले हैं वो हमेशा कहते हैं, लेकिन इस बार तो राइट विंग वाले कह रहे हैं, जो मध्य मार्गी है वो कह रहे हैं। हर समझदार अर्थशास्त्री एक ही बात कह रहा है, लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाइए, चाहे वो मनरेगा के बहाने पहुंचाइए, चाहे उनको आप लोन माफ कीजिए, किसी ना किसी तरीके से लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाइए ताकि वो खर्च करें। लेकिन सरकार नहीं मान रही है। सरकार के इर्द गिर्द जो इकोनॉमिस्ट हैं, वैसे उनमें से एक भी व्यक्ति अनफॉर्चुनेटली देश में ऐसा नहीं है जिसको कोई इकोनॉमिस्ट कह सके हाँ भाई ये बड़ा इकोनॉमिस्ट है। जब तक अरविंद सुब्रमण्यम थे इस सरकार में, लोग कहते थे देखो एक समझदार आदमी तो जरूर है, डिमोनेटाइजेशन किया बगैर इससे पूछे कर लिया, नहीं तो समझदार आदमी बता देता भाई ये काम मत करो, नुकसान हो जाएगा देश को। अब तो एक भी ऐसा समझदार आदमी नहीं है जो कि अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ सेंसिबल राय दे सके। इसलिए बहुत डर लगता है सरकार जो कर रही है इस वक्त। तो दुनिया के बाकी देशों में तो लोगों ने ऑपोजिशन पार्टी के नेताओं को मंत्री बना लिया है कि आओ तुम हमारी मदद करो, राष्ट्रीय संकट का समय है। कितना बढ़िया होता अगर मोदी जी ऐसा करते और ऑपोजिशन पार्टी से ही एक दो लोगों को ले लेते कि भाई आप आओ, आप हमारी मदद करो, इस वक्त राष्ट्रीय संकट का समय है, आप बताइए कि क्या किया जा सकता है। मेरे पास यहाँ एक अखबार था, वो अखबार हिंदी का अखबार था, वो जरा दे दीजिए। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री की चिट्ठी, ये जो हिंदी का अखबार है जिसपे मैंने मार्क भी कर रखा है हाथ से, इस सब संदर्भ में मैं प्रधानमंत्री की चिट्ठी के बारे में जिक्र करना चाहता हूं। आज प्रधानमंत्री की चिट्ठी आई है। वैसे प्रधानमंत्री लोगों के बीच में रहना पसंद करते हैं, जो उन्होंने कहा, लेकिन टीवी भी पसंद करते हैं। आपने देखा होगा अब प्रधानमंत्री टीवी पे नहीं आ रहे। पुराने जमाने की कहावत है कि राजा को अच्छी खबरें खुद देनी चाहिए और खराब खबर देने के लिए किसी दूसरे के माध्यम से देनी चाहिए। कहीं ये तो नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा पहली 2 बार प्रधानमंत्री खुद आए, लॉकडाउन होगा, देश ये करेगा, ये थाली ताली, देश संकल्प, आगे बढ़ेगा, विजय प्राप्त करेंगे। जब से रायता फैला है प्रधानमंत्री आ नहीं रहे, विजय गान नहीं कर रहे, बता नहीं रहे कि क्या होगा। जब देश सुनना चाहता है तब प्रधानमंत्री नहीं है। चलिए चिट्ठी भेजी है, चिट्ठी हम पढ़ लेते हैं। लंबी चिट्ठी प्रधानमंत्री ने लिखी है क्योंकि उनके कार्यकाल का 1 साल पूरा हुआ है। आप इस चिट्ठी को पढ़िए
और देखिए कि किस देश के बारे में लिखी गई है। क्या ये चिट्ठी उसी देश के बारे में है जिसके आंकड़े मैं आपको अब तक बता रहा था? क्या ये चिट्ठी उस देश के बारे में है जिसमें रेलवे के टॉयलेट में वो आदमी मरा हुआ मिला? वो वीडियो आपने देखा होगा ना, वो बच्चा कैसे अपनी माँ के ऊपर से उस कफन को हटा रहा है, ये सोचते हुए कि माँ जागी हुई है, मैं चादर हटा रहा हूं, माँ को जगा रहा हूं। ये उस देश की चिट्ठी है। प्रधानमंत्री की चिट्ठी के कुछ अंश में पढ़ के सुनाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं और कुछ सवाल जो बनते हैं उसके बारे में। एक चीज है, प्रधानमंत्री ने मित्रों कहना छोड़ दिया, अब है स्नेही जन। एक नया संबोधन आया है, प्यारा संबोधन है, स्नेही जन। स्नेह का पात्र कौन नहीं बनना चाहता। शुरुआत सच से करते हैं। देखिए पत्र के अंदर शुरुआती बात बिल्कुल सही है। देश में दशकों के बाद पूर्ण बहुमत की किसी सरकार को लगातार दूसरी बार जनता ने जिम्मेवारी सौंपी थी। बिल्कुल ठीक बात है साहब, ये बात तो सच है। आपने शुरुआत की और कहते हैं कि मैं आपके बीच में आके दर्शन का सौभाग्य पाता, लेकिन क्या करूं, आजकल की परिस्थिति ऐसी है। वो बात सही है, लेकिन आपने ये नहीं बताया सर कि आप टीवी पे क्यों नहीं आ रहे। ये तो बनता है ना, आप जनता के बीच में खड़े नहीं हो सकते, स्टेडियम में लाखों लोग नहीं आ सकते, लेकिन आप टीवी पे तो आ सकते हो, बता सकते हो। मैंने कई बार कहा है। बाकी सब आप डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कुछ भी कह लीजिए, वो आदमी कम से कम आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों का जवाब तो देता है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रोज जवाब देता है। हर देश के अंदर बहुत बड़ा अधिकारी रोज देश को बताता है कि क्या स्थिति है, क्या करना चाहिए, और सवाल का जवाब देता है। हमारे प्रधानमंत्री दिख नहीं रहे। फिर वो बताते हैं पिछले सन 2014 से आज तक इन्होंने क्या कुछ किया है। कई चीजें गिनाते हैं। भ्रष्टाचार के दलदल से निकाला है, भारत की आन बान शान बढ़ी है, गरीबों की गरिमा बढ़ी। सर ये बात ना कहते तो अच्छा रहता ना, कम से कम इस हफ्ते में तो ना कहो भारत की आन बान शान। आप मुझे एक बात बताइए, दुनिया के तमाम देशों से खबरें आ रही हैं कोरोना की, संकट की, मरने की, ट्रेजेडी की खबर आ रही है दुनिया से। सिर्फ भारत अकेला नहीं है, सब तरफ हो रहा है। लेकिन कोई एक देश भी है जहां से आपको ये फोटो दिखाई देते हो, गठरी लिए हुए पैदल लोग चले जा रहे हैं, 1000 किलोमीटर कोई साइकिल चला रहा है, कोई रिक्शे पे, ठेले पे, रेहड़े पे जा रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा, खाने के अभाव में मर रहे हैं। हमारे से गरीब देशों से भी खबर नहीं आ रही, अफ्रीका से नहीं आ रही, वियतनाम से खबर नहीं आ रही, बांग्लादेश से ऐसी खबर नहीं है, नेपाल से खबर नहीं है, सिर्फ भारत से क्यों है। और आप ऐसे में देश की आन बान शान की बात करते हो। जस्ती नहीं प्रधानमंत्री, ये सोच तो लेना चाहिए किस हफ्ते के अंदर क्या बात कर रहे हैं। इस हफ्ते में तो जस्ती नहीं है। और गरीब की गरिमा, ये डायलॉग अच्छा है, लेकिन इस हफ्ते आप ये डायलॉग ना देते तो कितना अच्छा रहता। जिस देश में गरीब रेलवे प्लेटफॉर्म पे मर रहा है, खाने के पानी के अभाव में लोग कुछ अपने प्राण नहीं बचा पा रहे हैं, उस महीने में आप, उस हफ्ते में गरीब की गरिमा के बारे में डायलॉग देते सुंदर नहीं लगता। फिर प्रधानमंत्री पिछले 1 साल पे आते हैं और कहते हैं इस 1 साल में लिए गए फैसले इन्हीं बड़े सपनों की उड़ान है। सपनों की उड़ान से बात सहमत हो साहब, सपनों की उड़ान अच्छी देते हैं, उस उड़ान के पीछे हकीकत क्या है ये थोड़ा समझ नहीं आता। अब आप देखिए अगले पैरा में प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। अब आप सोचते जाइए किस देश के बारे में, क्या भारत के बारे में कहा जा रहा है। आज जन जन से जुड़ी जन मन की जनशक्ति राष्ट्र शक्ति की चेतना को प्रज्वलित कर रही है। सर आज तो पेट की भूख प्रज्वलित कर रही है सबसे ज्यादा इस देश के लाखों लोग। गत 1 वर्ष में देश ने सतत नए स्वप्न देखे, नए संकल्प लिए और इन संकल्पों को सिद्ध करने के लिए निरंतर निर्णय लेकर कदम भी बढ़ाए। ऐसा लगता है आपको? भूल जाइए कोरोना को, भूल जाइए लॉकडाउन को। इससे पहले की तस्वीर क्या है प्रधानमंत्री की? ये देश ने सतत जो कदम उठाए उसका परिणाम है। इकोनॉमी इन फ्रीज, और ये लॉकडाउन की वजह से नहीं है सर, ये लॉकडाउन से पहले की तस्वीर है। ये स्थिति थी देश की। और आप डायलॉग तो बड़े सुंदर है। फिर वो कहते हैं भारत हमने क्या 370 की एकता अखंडता के लिए आर्टिकल 370
राम मंदिर निर्माण की बात, ये सब बता रहे हैं और कहते हैं भारत की करुणा का प्रतीक नागरिक संशोधन कानून। अब मैं इस पे ज्यादा जाना नहीं चाहता, लेकिन करुणा शब्द का इस्तेमाल उसके साथ थोड़ा अटपटा लग रहा है सर। प्रधानमंत्री याद करते हैं गगनयान के लिए भारत ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। गगनयान की जिक्र हम उस समय तो न करें जिस वक्त हम बस नहीं चला पा रहे लोगों के लिए। आप देख रहे हैं आज भी कितने लोग पुणे स्टेशन के बाहर, मुंबई के अंदर लोग अटके हुए पड़े हैं, बस हम चला नहीं पा रहे हैं। गगनयान की बात करते हैं, थोड़ा तो, मैं कई बार कहता हूं थोड़ा तो ठीक रेट लगाया करो सर, मतलब थोड़ा तो चलता है। ट्रंप जी तो सब कुछ बातें कर सकते हैं, लेकिन ट्रंप से कंपटीशन काहे को कर रहे हो आप? वैसे मैं ट्रंप जी के बारे में बताते बताते ये चीज कहना भूल गया। ट्रंप जी ने कल ये भी कह दिया है कि मेरी मोदी जी से बात हुई है और चीन के मामले को लेके मोदी जी बहुत व्यथित हैं। भारत सरकार कह रही नहीं नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है, कोई फोन पे बात ही नहीं हुई है। अब या तो ट्रंप जी झूठ बोल रहे हैं या भारत सरकार झूठ बोल रही है। रिकॉर्ड देखते हुए मुझे लगता है ट्रंप जी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ट्रंप जी से बाकी सब चीज को सीखना चाहते हो तो सीख लीजिए, कम से कम ये तो मत सीखिए सर। इतना मतलब बोलते वक्त थोड़ा तो ठीक रेट लगा लेना चाहिए कि नहीं। आटे में नमक मिल सकता है, नमक के ऊपर आटा डालना तो अच्छी बात नहीं। प्रधानमंत्री गिनाते हैं पीएम किसान सम्मान निधि, शुद्ध पानी से पाइप से पानी मिले, पशुधन। प्रधानमंत्री की आदत है उनकी योजना का जो कोई भी टारगेट होता है उस टारगेट को वो सच्चाई की तरह पहले दिन से प्रचारित करना शुरू कर देते हैं। 50 करोड़ से अधिक पशुधन के बेहतर स्वास्थ्य के लिए मुफ्त टीकाकरण का बहुत बड़ा अभियान भी चलाया जा रहा है। अब आपको लगेगा 50 करोड़ पशुओं का टीकाकरण हो गया, नहीं नहीं नहीं, वो कह रहे हैं 50 करोड़ से अधिक पशुधन हैं, उनका बेहतर स्वास्थ्य के लिए हम उनमें से कुछ लोगों, कुछ पशुओं को टीका लगाएंगे, जिसका प्रोग्राम हमने शुरू किया है। पर मन में आपके रहा कि 50 करोड़ को हो गया साहब कोई फायदा। ये वैसा ही मामला है जैसा उन्होंने कहा था ना, किसानों की आय को डबल करना। आज उसका जिक्र नहीं किया, शायद थोड़ा सा लजा गए होंगे। कहा था 6 साल में किसान की आय डबल करेंगे। 4 साल पूरे हो चुके हैं, 28 फरवरी 2020 को इस घोषणा के 4 साल पूरे हो गए। तो अगर डबल करनी थी 6 साल में, तो 4 साल में कितनी होनी चाहिए थी? कम से कम 1.5 गुना तो हो जानी चाहिए थी ना। सरकार कोई आंकड़ा नहीं देती। मैं मांग मांग के थक गया हूं कि साहब 6 साल में जरूर डबल कर दोगे, लेकिन बता तो दो ना 3 साल में कितना किया। अब तो 4 साल पूरे हो गए, बता तो दो। कोई आंकड़ा नहीं। ये सब खेल होते रहते हैं। फिर देखिए, कहते हैं श्रमिक साथियों के लिए 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपए की नियमित मासिक पेंशन की सुविधा सुनिश्चित हुई है। अब आपको पढ़ के क्या लगेगा कि भाई जो भी मजदूर 60 साल का हो जाएगा उसको 3000 रुपए पेंशन मिल जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर वो मजदूर 18 साल की उम्र से हर महीने अपने बैंक में पीएफ डिपॉजिट करेगा, तब जाके उसको पेंशन मिलेगी। पेंशन स्कीम नहीं है, ये पीएफ स्कीम है। कह दिया। अच्छा लगता है प्रधानमंत्री ऐसी छोटी छोटी कन्नी काटना, बात को थोड़ा सा गोल कर देना, थोड़ा सा गोली दे देना। प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती ये सब बातें कहना। वो कहते हैं हमारी संसद ने अपने कामकाज से दशकों पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शहरों और गांवों के बीच की खाई कम हो रही है। ये बात बिल्कुल सही है साहब। शहरों और गांव के बीच में खाई कम हो गई ना। शहर से उठ के लोग गांव वापस चले गए, खाई अपने आप खत्म हो गई। ये तो बिल्कुल लगता है खत्म ही हो जाएगी ये खाई। प्रत्येक दिन 24 घंटे पूरी सजगता से काम हुआ है, संवेदनशीलता से काम हुआ है, निर्णय लिए गए। निर्णय, संवेदनशीलता। आप देख नहीं रहे सड़क के ऊपर क्या हो रहा है, किस तरह की तस्वीरें देश में आ रही हैं। ऐसे में संवेदनशीलता शब्द का जिक्र तो ठीक नहीं है सर। कम से कम कुछ शब्दों को तो बाद के लिए बचा लीजिए। 3 महीने बाद ही अच्छे डायलॉग इस्तेमाल कर लेना। जिस वक्त ये खबरें आ रही हैं उस वक्त संवेदनशीलता शब्द तो अच्छा नहीं लगता। अब कोरोना पे आते हैं। प्रधानमंत्री अपनी चिट्ठी के अंत में लोगों ने आशंका जताई थी कि जब कोरोना भारत पर हमला करेगा तो भारत पूरी दुनिया के लिए संकट बन जाएगा। लेकिन आज सभी देशवासियों ने भारत को देखने का नजरिया बदल कर रख दिया है। आपने ये सिद्ध करके दिखाया है कि विश्व के सामर्थ्यवान और संपन्न देशों की तुलना में भी भारतवासियों का सामूहिक सामर्थ्य और क्षमता अभूतपूर्व है। यानी कि वो कह रहे हैं
कि पूरी दुनिया में आपने झंडा गाड़ दिया। कोरोना का मुकाबला जैसा इंडिया ने किया है वैसा किसी ने नहीं किया है। सर आपने आंकड़े देखे आज सुबह, हम जिस दिशा में बढ़ रहे हैं, 1 महीना बाद हम 15 लाख के करीब, 15 लाख नहीं माफ कीजिए, हम कोई 7-8 लाख केसेस की तरफ बढ़ रहे हैं। 2 महीने बाद कोई 30 लाख केसेस की तरफ बढ़ रहे हैं। जिस गति से हम बढ़ रहे हैं, हम दुनिया का सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के देश की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी पहाड़ के ऊपर चढ़ाई आधी भी नहीं हुई है और आपने पीठ थपथपानी शुरू कर दी। ये बड़े नेता का लक्षण नहीं है सर। बड़े नेता का लक्षण है कि वो चोटी दिखने के पास भी कहे नहीं अभी रुकना नहीं है, चढ़ेंगे कोई बात नहीं है, और जो कहे कि उतराई काफी खतरनाक होती है, कहे कि उतराई के अंदर भी हमें समझदारी से काम लेना है, वो बड़ा नेता होता है। बड़ा नेता वो नहीं है जो आधे रास्ते में रुक के और पीठ थपथपाना शुरू कर दे। और पीठ थपथपाना भी नहीं, नेता तो रुक के बैठ जाए दूसरों को अब तुम चलाओ। सच बताऊं, मुझे लग रहा है पिछले 10 दिन से जब से रायता फैल गया है तब से अब केंद्र सरकार की नीति ये है कि भाई ये मजदूरों की फोटो दिख रही है, इनको दफा करो किसी तरह से, जैसे वैसे ठोस ठांस के इनको वापस भेजो और राज्यों को कहो कि अब तुम मैनेज करो। यानी कि अगर सफलता मिल रही थी इस प्रोजेक्ट में तो केंद्र सरकार की सफलता थी, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, उनका काम। और अब जब रायता फैल गया, अब जब स्थिति खराब है, मामला सुधरता दिखाई नहीं दे रहा, चारों तरफ त्राही त्राही मचनी शुरू हो गई है, अब ये स्टेट्स की प्रॉब्लम प्रधानमंत्री गायब है, दिख नहीं रहे। बड़े नेता के लक्षण नहीं। सरदार पटेल आप आदर्श के रूप में प्रस्तुत करते हो। अगर सरदार पटेल होते आज आके देश के सामने बोलते, गंभीर अवस्था में बोलते, कोई नाटक नहीं करते, डायलॉग कभी नहीं दिया करते थे, साफ कहते देखो स्थिति खराब है, मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, आप भी जरा ठीक रहिए। ये भाषा एक बड़े नेता की होती है। ऐसे में ये कहना कि भारत ने कोई झंडे गाड़ दिए हैं, बाकी सब देश 10 लाख के ऊपर 50,000 से ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं, जिससे आप अपनी तुलना कर रहे हो। हम कर रहे हैं 2,500। अगर हम 20 गुना टेस्ट कर देंगे तो हमारा आंकड़ा कहां पहुंचेगा? समझदारी से बात करें। बड़े नेता को ऐसे मौके पे कुछ संजीदगी बेहतर लगती है। हाँ, बस एक बात जरूर कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने आज पहली बार कम से कम मेरे ख्याल से प्रवासी मजदूर भाई बहनों के कष्ट का जिक्र किया है। हमारे श्रमिक प्रवासी मजदूर भाई बहनों, छोटे उद्योगों में काम करने वाले कारीगर, पटरी सामान बेचने वाले, रेहड़ी ठेला लगाने वाले दुकानदार भाई बहन, लघु उद्यमियों, ऐसे साथियों ने असीमित कष्ट सहा है। प्रणाम करता हूं आपको, कम से कम इस सच को आपने स्वीकार किया। इतने दिन तक प्रधानमंत्री के मुंह से ये बात नहीं निकली। कितना कष्ट इस देश में। अगर कोई बड़ा नेता खड़ा होकर अपने मुंह से कहता है कि हाँ आपको कष्ट हुआ है, कष्ट खत्म नहीं हो जाता, लेकिन लगता है कि किसी ने कोई हाथ मेरे कंधे पे रख दिया, ये तो कम से कम आप कर सकते हैं। भारत आज अन्य देशों की तुलना में ज्यादा संभली हुई स्थिति में है, लेकिन ये लड़ाई लंबी है। ये लड़ाई लंबी है, लेकिन हम विजय पथ पर चल निकले। किसको गोली दे रहे हो सर? कोई विजय पथ पे हम नहीं निकले हैं। इस वक्त बहुत कड़ी लड़ाई की बहुत गंभीर स्थिति में इस वक्त हम हैं। विजय जैसे शब्द का फिलहाल नाम नहीं लेना चाहिए। आकांक्षा होनी चाहिए, विजय का संकल्प होना चाहिए, लेकिन ये कहना कि हम दूसरों से बेहतर हैं और हमने कोई तीर मार लिए हैं, माफ कीजिएगा, ऐसे संकट में देश को गुमराह मत कीजिए प्रधानमंत्री जी। आगे वो कहते हैं आज समय की मांग है कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, आत्मनिर्भर भारत। पिछले कई दिनों से कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की बात प्रधानमंत्री। मजे की बात है कि एक तरफ आत्मनिर्भर भारत की बात कहते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं वो जो FDI है ना, वो कैसे हम लेके आए देश के अंदर, उसकी कोशिश कीजिए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उन पे उनका काफी ध्यान रहता है। आत्मनिर्भर भारत की बात प्रधानमंत्री को तब याद नहीं आई जब DRDO से कॉन्ट्रैक्ट लेके राफेल को दिया था, तब आत्मनिर्भर नहीं था। मुझे लगता है आत्मनिर्भर की बात का पता है मतलब क्या है? मतलब यह है कि आप आत्मनिर्भर हो जाओ। भाई संकट है, देश को बहुत बड़ा संकट है, अब आप अपना ख्याल खुद रखो। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम ध्यान रखो
अब अपना ध्यान खुद ही रखो। रेलवे ने भी कल कर दिया है, पीयूष गोयल जी ने कल ट्वीट कर दिया है कि अगर बच्चे हैं, अगर बुजुर्ग हैं, अगर कोई कष्ट है तो कृपया श्रमिक ट्रेन के अंदर आप ट्रेवल न कीजिए। नाम लेके कहते हैं श्रमिक ट्रेन, मतलब बाकी राजधानी में ट्रेवल कर लीजिए, बाकी सब ट्रेन है ट्रेवल कर लीजिए, वहां हम आपका ध्यान रखेंगे, आप बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, कष्ट नहीं होने देंगे। लेकिन श्रमिक स्पेशल, ये तो जानवरों के लिए चलाते हैं ना ये लोग, ठीक है, इसके अंदर मत जाइए, ये आपके लिए नहीं है। मतलब ये, अब आप सोचिए, कोई मजदूर है, उसको आप कह रहे हैं कि अपनी बीवी को छोड़ दो, अपने बच्चे को छोड़ दो, अपनी बुजुर्ग मां को छोड़ दो और तुम चले जाओ श्रमिक स्पेशल से, और किसी को ले जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे कड़े अवसर में देश के लिए इतना गंभीर जो वक्त है, उसमें नेता हमें छोड़ के जा रहे हैं। यह आत्मनिर्भरता की बात राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता की नहीं है। अगर आत्मनिर्भरता की बात पूछनी है तो स्वदेशी जागरण मंच वालों से पूछ लेना, मुझसे मत पूछो। आरएसएस का संगठन है स्वदेशी जागरण मंच, वो आपको बता देगा ये सरकार कितनी आत्मनिर्भरता चाहती है। ये आत्मनिर्भरता की बात इसलिए है कि भैया अब तुम अपना हिसाब खुद रखो। आप कहेंगे अनकाइंड है, मुझे भी लगता है कि अनकाइंड है, ऐसी बातें कहनी नहीं चाहिए, लेकिन इस वक्त जो देश में स्थिति है वो देखते हुए तो ये कहने पे मजबूर होना पड़ता है। प्रधानमंत्री ने नमन किया है, हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए कहा है। आखिर में एक और बात कही है, जागृत रहिए, जागरूक रखिए, यानी कि सही बात सबको, जागृत रहना है, हमें जागरूक रखना है, सबको सही बात बतानी है। प्रधानमंत्री जी, ये जो मैं कोशिश कर रहा हूं ना कि जनता को जागृत और जागरूक रखने की कोशिश है, यही प्रयास है हमारा कि जनता जागरूक रहे, सच बताया जाए। आप सोचिए, कोई आपको ये चिट्ठी पढ़ के सुनाता, इसमें से कोरोना का रेफरेंस एक दो निकाल देता और आपसे पूछता कि कब लिखी गई होगी चिट्ठी, आप कहते कि हो सकता है देश को कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हुई हो, उसके बाद की गई हो सकता है चिट्ठी तब लिखी गई हो जबकि देश के अंदर कोई बहुत बड़ा सफलता देश ने हासिल की हो। जब आपको एक तरफ ये चिट्ठी दिखाई जाए, दूसरी तरफ देश का ये रिकॉर्ड दिखाया जाए, आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे? और वही सवाल मेरे मन में आता है कि ऐसे में क्या निष्कर्ष निकालें? दुर्भाग्यवश आज निष्कर्ष यही निकालने पर मजबूर होना पड़ता है कि अब जबकि देश इतने बड़े संकट से गुजर रहा है, छोटा संकट नहीं है, पिछले 70 साल के इतिहास का सबसे बड़ा संकट है। जब 62 में चीन का युद्ध था, बहुत बड़ा संकट था। 65-66 में जब अकाल पड़ा था, बहुत बड़ा संकट था। 71 का युद्ध भी आर्थिक रूप से बहुत बड़ा संकट था देश के लिए। 74-75 में बहुत इन्फ्लेशन हुई थी, संकट था। पूरा 10-12 साल बहुत संकट का समय था और लोगों को ये भी लगने लगा था कि ये भारत बचेगा कि नहीं बचेगा। लेकिन आज एक समय का जो संकट है, कोई एक संकट इससे बड़ा इस देश में नहीं हुआ है। इस समय नेतृत्व की परीक्षा है। ये वो समय है जबकि बड़े नेता और छोटे नेता में फर्क पता लगता है। ये वो समय है जबकि संकल्प वालों में और खाली डायलॉग देने वालों में अंतर पता लगता है। और ऐसे में इस देश का नेतृत्व बौना साबित हो रहा है। आमतौर पे मैं इतनी कड़ी भाषा का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि दिन रात कड़े शब्दों को खर्च करना बहुत बेकार बात होती है। बड़े शब्द का इस्तेमाल बड़े अवसर पे किया जाना चाहिए। ये बड़ा अवसर है, इस देश के लिए ये अग्नि परीक्षा है। अगर इस समय देश में ठीक ढंग से संभाला नहीं गया, हमारे पिछले 10-15 साल की पूरा जो आर्थिक देश को फायदा हुआ था, गरीब लोग थोड़ा ऊपर उठे थे, वो सारी के सारे बेनिफिट्स एक झटके में खत्म हो जाएंगे, एकदम पोछा लग जाएगा उसके ऊपर। इस बड़े संकट में इस देश का नेतृत्व, प्रधानमंत्री जो फैसले ले रहे हैं, वित्त मंत्री जो इस देश की है, मुझे बहुत दुख होता है कि इस देश के इतने बड़े वित्तीय संकट के समय इस देश के साथ पास एक ऐसा वित्त मंत्री है जो अपने बजट का हिसाब ठीक से नहीं लगा सकता, जो एक साम्राज्य की तरह बात करती है।
अफसोस है कि इस देश की रेलवे को जब इतना बड़ा संकट है, इतनी बड़ी परीक्षा है इस देश की रेल की, आज इस देश के लोगों को जरूरत है और एक ऐसा व्यक्ति रेल मंत्री है जो टुच्ची राजनीति से बाज नहीं आ रहा, जो इस वक्त बैठ के हिसाब करता है टिकट का कितना पैसा मिलेगा, ना 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 मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम दो, कोई ना कोई इनको देना पड़ेगा, और जो बैठ के हाथ झाड़ते हुए चिट्ठी लिखता है आप मत आइए, श्रमिक ट्रेन के अंदर आने की जरूरत नहीं है, अगर आपको कोई बीमारी हो अपना ध्यान खुद रखिए। इसलिए आज जनता को खड़ा होना होगा। कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी अलाउड नहीं है और मैं आपको किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए बुला नहीं रहा, लेकिन आज आवश्यकता है कि देश, जिन जिन लोगों के मन में देश के लिए कुछ भावना है, कुछ मिल के करना है, ऐसे देश को डूबने नहीं देना। ऊपर वाले लोग भले ही जैसे भी हों, हम कमजोर नहीं हैं, जनता इस देश की कुछ कर सकती है। मैं आप सबको आह्वान करता हूं, कोई पार्टी ज्वाइन करने का आह्वान नहीं कर रहा, आह्वान कर रहा हूं कि हम सब मिलके एक सेना बनाएं, इस देश को इस वक्त बचाने के लिए, देश की स्वास्थ्य को बचाने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अहिंसक, बिना शस्त्रों की, जिसका केवल संकल्प ही उसका एकमात्र हथियार हो, वैसी एक सेना बनाए। जयप्रकाश नारायण ने एक जमाने में तरुण शांति सेना बनाई थी, युवा वाहिनी बनाई थी। आज उतने बड़े लोग हमारे बीच नहीं, लेकिन आज उतने बड़े काम की जरूरत है। आज ऐसे सोच वाले तमाम लोगों जुड़ के ये मांग करनी चाहिए कि देश में जो हो रहा है उसकी बजाय एक वैकल्पिक स्कीम दी जाए। आपको ध्यान होगा वो स्कीम हमने रखी है, 7 पॉइंट की जो स्कीम है वो हमने आपके सामने रखी है, जिसको अब शुरू में जो कुछ भी हुआ उसके बाद देश में काफी हद तक सराहा गया है। जो सुप्रीम कोर्ट ने, उसका पहला बिंदु था, लगभग सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है। दूसरा बिंदु जो फ्री हेल्थ केयर के बारे में था, उस पर अब टेलीविजन चैनल्स ने चर्चा शुरू कर दी है कि भाई हर मरीज को, कम से कम कोरोना के मरीज का तो फ्री इलाज होना चाहिए ना। तो वो एक 7 पॉइंट चार्टर जो है, 7 पॉइंट एक्शन प्लान, बिल्कुल एक स्पष्ट दिशा देता है कि ये होना चाहिए। कमी है उसके पीछे आवाज उठाने की। अब देश में उसके प्रति एक कंसेंसस बने, देश भर में एक समझ बने कि हाँ ये करने की जरूरत है। समझ बनेगी, सरकार पे दबाव पड़ेगा, देर सवेर उनको करनी होंगी वो सब चीजें जो हम कह रहे हैं। दिक्कत ये है बहुत देर हो जाएगी जब तक वो करेंगे और तब तक उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। इसलिए हम सबको मिलकर करने की जरूरत है। एक और काम करने की जरूरत है, हम सब मिलकर देखें कि जमीन पर क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से हर मजदूर का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन की सूचना वेबसाइट पे होनी चाहिए। कितने मजदूर किस राज्य में जाने का इंतजार कर रहे हैं, ये सूचना वेबसाइट पे मिलनी चाहिए। ट्रेन कब जाएगी, ये सूचना मिलनी चाहिए। ट्रेन स्टेशन पे जो आ गए हैं उनको खाना मिलना चाहिए, राज्य सरकार की तरफ से। ट्रेन में बैठने के बाद रेलवे की तरफ से पानी और खाना मिलना चाहिए। बसों पे भी ये सब नियम लागू होने चाहिए। आप और मैं इसकी जांच तो कर सकते हैं। रायबरेली से हमारी साथी अर्चना आज सुबह बता रही है, बसें चल रही हैं, 24-24 घंटों से लोगों को खाने को कुछ नहीं मिला है। ये जांच करना हमारा काम है। हम इसकी जांच शुरू कर सकते हैं। शुरुआत यहां से करते हैं, रेलवे की, बस की, और ये मजदूर जो सड़कों पे हैं, अभी भी सड़कों पे हैं, खत्म नहीं हुए हैं, उनको कम से कम सुप्रीम कोर्ट का आदेश की पालना हो, इसकी जांच हम कर सकते हैं। और फिर उसके बाद मिलकर हम एक और काम क्यों नहीं करते? हम सब मोहल्ले में, बस्ती में स्थिति क्या है, क्या लोगों को राशन मिल रहा है जो सरकार कह रही है? सरकार कहती है मनरेगा का रोजगार मिलना शुरू हो गया है, जाके देखना चाहिए ना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। शहरों में तो मनरेगा नहीं है, शहरों में रोजगार की लोगों की क्या स्थिति है? और जो संक्रमण जहां फैल रहा है, क्या लोगों को टेस्ट की सुविधा मिल रही है, क्या लोगों को अस्पताल की सुविधा मिल रही है? निगरानी रखने का काम हम शुरू करें। कैसा लगा विचार आपको? अगर ठीक लगा तो आप अपना नाम, पता, अपने डिटेल्स
या अपना कोई भी कॉन्टैक्ट डिटेल और कुछ रिवील नहीं करना चाहते तो सिर्फ ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, फेसबुक आईडी डाल दीजिएगा। आप इस बॉक्स में दीजिए, संपर्क कीजिए, हमारे साथी आपसे संपर्क करेंगे। हम सब मिलकर एक टीम बनाएंगे इस देश की तरफ से निगरानी करने के लिए। ये जो मिशन जय हिंद मैंने आपके सामने रखा था ना, उस मिशन जय हिंद में सबको जोड़ना होगा। ये कोई मेरा मिशन नहीं है। इस वक्त जो देश का संकट है वो किसी व्यक्ति से बड़ा है, किसी सरकार से बड़ा है, किसी पार्टी से बड़ा है, और हमें इन सबको भूलते हुए मिलकर इस मिशन में जुटना है ताकि हम देश बचाने का काम कर सकें। आपके कुछ सवाल आए हैं। अंसारुल हक साहब कहते हैं 376 burials in 25 days. What explains the surging death rate in Ahmedabad's burial grounds? अंसारुल हक भाई कह रहे हैं कि अहमदाबाद के अंदर 376 लोगों को दफनाया गया है 25 दिन के अंदर, जो कि सामान्य से बहुत अधिक है। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, अहमदाबाद से और दिल्ली दोनों तरफ से। मैं केवल एक पार्टी और एक राज्य की बात नहीं करना चाहता, दोनों राज्यों से खबर मिल रही है कि जो शमशान घाट और कब्रिस्तान से जितने लोगों की मौत की खबर है वो, और सरकार जितनी सामान्य मौत होती है, सामान्य से अधिक मौत की खबर जो शमशान घाट और कब्रिस्तान से आ रही है वो, और जो सरकार की रिपोर्ट है, दोनों मैच नहीं कर रही है। मतलब ये कि अधिक संख्या में लोग मर रहे हैं, कहीं डेथ्स को छुपाया दबाया तो नहीं जा रहा है, क्योंकि ये सबसे बुरी बात है। जब अगर आप आंकड़ों को फज करना शुरू कर देंगे फिर तो कोई पॉलिसी नहीं बन सकती। तो दिल्ली सरकार, गुजरात सरकार, दोनों से पूछा जाना चाहिए डेथ्स के नंबर्स के बारे में, और टेस्ट कम क्यों कर रहे हैं आप। ये समय है टेस्ट बढ़ाने का। टेस्ट कम करने से आंकड़ा तो कम हो जाएगा, क्योंकि कम लोगों का टेस्ट करेंगे, कम बीमारियां दिखेंगी। लेकिन बिल्ली जब सामने आती है और कबूतर आंख बंद कर लेता है, उससे बिल्ली थोड़ी चली जाती है। ये वक्त है आंख खोल के देखने का। यूएपीए खुद दंगाई कानून है। नहीं, मैं ये नहीं कहता यूएपीए कानून है, कानून का समर्थन मैं नहीं करता, गलत कानून है। ये कानून बना है टेररिस्ट लोगों को पकड़ने के लिए, लेकिन टेररिस्ट लोगों को पकड़ने के लिए इस देश में कई और कानून थे, इस तरह के कानून की जरूरत नहीं थी। लेकिन कम से कम इस काम में तो कोई किसी तरह की आवश्यकता ही नहीं है यूएपीए की। यूएपीए सिर्फ एक काम के लिए लाया जा रहा है, क्योंकि यूएपीए कानून के अंदर पुलिस को यह सुविधा है कि 90 दिन तक पुलिस को बताना नहीं पड़ता कि भाई हमने क्यों पकड़ा है इसको, और चाहे तो पुलिस उसको बढ़ा के 180 दिन कर सकती है। यानी कि 6 महीने तक पुलिस को बताना ही नहीं पड़ेगा कि आपने अरेस्ट क्यों किया। सिर्फ इस काम के लिए यूएपीए का इस्तेमाल हो रहा है। पद्मेश कुमार सिहाग पूछ रहे हैं लिपुलेख विवाद क्या है, क्या नेपाल चीन के साथ है? देखिए, ये विवाद जो है, काला पानी लिपुलेख जो इलाका है, 400 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जिसके बारे में विवाद चल रहा है, और विवाद पुराना है, विवाद कोई नया नहीं है। ये इलाका है जिसको भारत कहता है कि हमारी तरफ है। भारत और चीन, भारत और नेपाल दोनों इस पे सहमत है कि नदी के पूर्व का इलाका भारत का है, नदी के पश्चिम का इलाका भारत का है, नदी के पूर्व का इलाका नेपाल का है। अब दिक्कत यह है कि नदी का उद्गम कहाँ से है, इसको लेके थोड़ा सा विवाद है, जिसके चलते पुराना विवाद चल रहा है। लेकिन इस पुराने विवाद में भारत ने नक्शा रिलीज किया, फिर वहां पे सड़क बनाने को जोशो खरोश से रिलीज किया। नेपाल के अंदर अपना इंटरनल प्रॉब्लम चल रहा है। नेपाल का प्रधानमंत्री बहुत अनस्टेबल है इस वक्त, और वहां अपनी कुर्सी की लड़ाई चल रही है। और ऐसे में नेपाल के अंदर सबसे बढ़िया बात यही होती है कहना कि भाई देखिए, भारत का साम्राज्यवाद, जैसे यहाँ पे पाकिस्तान का नाम लिया जाता है, नेपाल के अंदर अनफॉर्चुनेटली भारत का नाम लिया जाता है। तो अभी पूरे विवाद की बारीकी में जाने के बजाय मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये वक्त भारत के लिए नहीं है कि हमें एक और पड़ोसी से पंगा लें। इस वक्त जैसे 20 साल से विवाद चल रहा है, कोई नया विवाद नहीं है। जैसे हम सुलझा रहे हैं, आप सुलझाइए। नेपाल 2 बार कह चुका है कि आप एक वार्ता कर लीजिए, तो वार्ता कर लीजिए ना, क्या बुरी बात है। सुरेंद्र उपाध्याय जी कहते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप सेज ही स्पोक टू पीएम मोदी एंड ही वाज नॉट इन गुड मूड. Indian government doesn't categorically deny this, but leaks news that President Trump is lying. Who is telling the truth? बिल्कुल आपने सही कहा. भारत सरकार ने अभी तक कोई ऑफिशियल वो नहीं कहा है कि क्योंकि ट्रंप ने तो ऑफिशियली बोला है, ट्रंप ने खुल के पब्लिक में ऑफिशियली बोला है. भारत सरकार फुसफुसा के बोल रही है नहीं 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 ऐसा नहीं हुआ, जिससे डर ये लगता है कि भारत सरकार तो कहीं गलत बात नहीं कह रही. मगर आप मेरी बात माने, मेरा अनुमान माने, हमारे प्रधानमंत्री को भी झूठ बोलने से परहेज नहीं है,
लेकिन ट्रंप जी का मुकाबला नहीं कर सकते। ट्रंप जी जिस तरह से झूठ बोल देते हैं, तो मुझे लगता है अभी भी कि ये झूठ शायद ट्रंप जी बोल रहे हैं, लेकिन जरूर भारत सरकार को ऑफिशियली कहना चाहिए, क्योंकि ऑफिशियली अगर भारत सरकार डिनाई करती है कि नहीं हुआ, तब अमेरिका फंस जाएगा। तब उनको या तो ट्रांसक्रिप्ट देनी पड़ेंगी, इतने बज के इतने मिनट पे कॉल हुई ये बातें। प्रधानमंत्रियों की बात, राष्ट्रपतियों की बात ऐसे थोड़ी होती है कि उठाया, फोन लगा दिया, डायल कर दिया, मिल गया। बिल्कुल कायदे से होती हैं, इसके रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, पता लग जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी 2 मिनट में हो जाएगा। कई बार मुझे लगता है कि बाकी सब देशों के बारे में हिम्मत आ जाती है, पर जब अमेरिका का मामला आता है, चीन का मामला आता है, तो हमारी आवाज थोड़ा मध्यम पड़ जाती है। आपको ध्यान होगा 1 महीना पहले ट्रंप जी ने पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में धमकाया था इंडिया को, कहा था कि अगर इंडिया से क्लोरोक्विन दवाई नहीं आई तो रिटेलिएटरी एक्शन लूंगा मैं। भारत सरकार ने कुछ नहीं बोला, ये तक नहीं बोला कि अरे तुम कौन होते हो हमें धमकाने वाले, एक तो हम तुम्हें दवा दे रहे हैं, ऊपर से हमें आंख दिखा रहे हो। तो ये पता नहीं कैसा रिश्ता है, कहीं एक तरफा रिश्ता तो नहीं। हम ही उन्हें घुमा रहे हैं, टहला रहे हैं, अहमदाबाद में जनता को इकट्ठा कर रहे हैं, और साहब को कोई परवाह नहीं। मामला सिर्फ मोदी जी और ट्रंप के रिश्ते का नहीं है, भारत और अमेरिका के रिश्ते का है। और भारत का प्रधानमंत्री जब अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने छोटा होता है, तो भारत देश छोटा होता है। मुझे उसकी चिंता है। तमग्न भट्टाचार्य कहते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रेट्स कंसर्न्स अबाउट लेबर लॉज डाइल्यूशन, डू यू थिंक इट विल चेंज गवर्नमेंट स्टैंड? मुझे नहीं लगता है, बिल्कुल सही बात है। जो लेबर लॉ चेंजेस के बारे में राज्य सरकारों ने काम किए हैं बहुत गलत थे। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को लिखना पड़ा भारत सरकार को कि आप क्या कर रहे हो, ये तो नियम बदल नहीं सकते ऐसे। इसका भारत सरकार पे असर होगा? कोई असर नहीं होगा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई ताकत नहीं है, सरकारें इसकी कोई परवाह नहीं करती। लेकिन ये जरूर है कि हमारे संतोष गंगवार जी ने करीब 3-4 दिन पहले इंटरव्यू देके कहा, नहीं हम इन सबको पास नहीं करेंगे, हम इसके बारे में सोचेंगे। तमग्न भाई का दूसरा सवाल है एपीएमसीज के बारे में। किसानों को, आई हियर फार्मर्स आर फेसिंग प्रॉब्लम्स इन मंडीज, व्हाट इज द रोल ऑफ एपीएमसी इन दिस डिमांड प्रॉब्लम? देखिए, ये जो सारी बात हो रही है ना कि एपीएमसी से किसानों को बड़ी प्रॉब्लम है, एपीएमसी से किसानों को मुक्त करो। किसान मुक्ति नहीं चाहता है एपीएमसी से, कंपनियां चाहती हैं। जो कंपनियां किसानों का माल खरीदना चाहती हैं, वो एपीएमसी से मुक्त होना चाहती हैं। किसान नहीं कह रहा कि एपीएमसी से मुक्त करो। क्या कैपिटल गेन खत्म कर देना चाहिए? उमाशंकर सिंह जी पूछते हैं, क्या जीएसटी में संशोधन कर 10 लाख तक के कंसाइनमेंट पर वे बिल से छूट मिलनी चाहिए? उमाशंकर भाई, दोनों टेक्निकल बात है, मैं थोड़ा ध्यान से समझूंगा, उसके बाद मुंह खोलूंगा। मैं उससे पहले कोई पोजीशन इस पर नहीं लेना चाहता। सीबी यादव जी कह रहे हैं, सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भरता भारत और महात्मा गांधी के आत्मनिर्भर भारत सरकार की समान है, अथवा सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भरता भारत के नाम पर इस देश के कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने का मकसद है, जिन्होंने चुनाव में सरकार को सहायता की हो। अब ये तो पता नहीं साहब, आत्मनिर्भरता से इसका कोई मतलब है या कि नहीं है। लेकिन हाँ, एक इंटरेस्टिंग खबर मैंने 2 दिन पहले अखबार में देखी थी, वो आपको मैं दिखा देता हूं कि इस जमाने में जबकि सेंसेक्स ऊपर नीचे हो रही है, शेयर बाजार उठपटांग हो रहा है, कुछ ही कंपनियों को लॉकडाउन के अंदर फायदा हुआ है। ये हेडलाइन पढ़ पा रहे हैं आप? वो 2 कंपनियों का नाम दिख रहा है आपको क्या? 3-4 कंपनियों को फायदा हुआ है। अडानी और अंबानी, ये 2 कंपनियां हैं, 2 बड़े घराने हैं जिनको लॉकडाउन के अंदर फायदा हुआ है। अब सीबी यादव साहब अपना निष्कर्ष निकाल सकते हैं। प्रमोद कुमार सिंह, व्हाट काइंड ऑफ पीएम वी फेस, ही कैनॉट कम फ्रॉम एंड फेस द क्वेश्चंस ऑफ पुअर पीपल? जी प्रमोद भाई, देखिए, साधारण व्यक्तियों के सवाल तो इस वक्त नहीं आ सकते प्रधानमंत्री तक, पर कम से कम पत्रकारों का तो सामना कर सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो एड्रेस कर सकते हैं, ये तो कम से कम किया जा सकता है। राजेंद्र कुमार, लॉकडाउन के लिए क्या हो, बढ़े या नहीं? देखिए, मुझे लगता है लॉकडाउन शब्द अब हमें छोड़ देना चाहिए। देश में जहां जहां संक्रमण के हॉटस्पॉट हैं, वहां रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। इसके लिए सरकार को हम दोष नहीं दे सकते। लेकिन वो जो अप्रोच थी, मेरी शुरू से मान्यता रही है, पहले लॉकडाउन में तो सरकार एकदम हैरान हो गई थी। उस वक्त लॉकडाउन किया, आपने कहा चलिए 15 दिन हमें तैयारी के लिए चाहिए, 20 दिन आपने ले लिए, हुआ, कष्ट हुआ, जो हुआ। उसके बाद पूरे देश को लॉकडाउन रखने की अप्रोच गलत थी। आप अगर आइडेंटिफाई कर लेते मोहल्ले, गलियां, इलाके, सोसाइटी, गेट, गांव,
वो बेहतर तरीका था। वैसा चीज होगी। पूरे देश में लॉकडाउन कंटिन्यू नहीं रहना चाहिए। अगर हम बिल्कुल लिमिटेड लॉकडाउन की तरफ बढ़ेंगे वही एकमात्र तरीका है। अब इसका संकट है, संकट ये है कि जब देश में संक्रमण कम था, जब फैलने के चांस कम थे, तब हमने लॉकडाउन, सब घर के अंदर बंद रहो। और अब जबकि तेजी से बढ़ रहा है, अब हम कह रहे हैं खुला घूमो, मजे करो, जो करो। ये बहुत बड़ा संकट है। तो खुली छूट नहीं होनी चाहिए, आर्थिक गतिविधि को चलाना, लेकिन बिना वजह खुला सोशलाइजेशन, लोगों का मिलना, भीड़ इकट्ठी होना, इसको एनकरेज नहीं करना चाहिए। इन दोनों का संतुलन बनाने में ही सरकार की इस वक्त निपुणता दिखाई देगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो संतुलन बनाने की बजाय अब सरकार हाथ झाड़ के बैठ गई है, जो करना है कर लो। किसान के लिए क्या रोड मैप है, पूछ रहे हैं अनिकेत कुमार। किसान के लिए कम से कम न्यूनतम 2-3 चीजें अभी कही जानी चाहिए। पहला ये कि जिन किसानों को नुकसान हुआ फसल का, उनको तुरंत मुआवजा मिलना चाहिए। दूसरा, किसान को जो एमएसपी पे फसल बेचने की सुविधा मिलनी चाहिए। अभी भी बिहार का किसान कहाँ बेच पा रहा है अपनी मकई की फसल को। देश के ज्यादातर हिस्सों में गेहूं आज भी सरकार के रेट से बहुत कम पे बिक रहा है। तो इसलिए हमें इन चीजों को प्राथमिकता देनी चाहिए। और उसके बाद नए जो सीजन अब शुरू हो गया बुआई का, उसमें किसान को किसी किस्म की राहत मिलनी चाहिए। ब्रजेश पांडे जी पूछ रहे हैं कि हर राज्य छुपा रहा है फैक्ट्स को डेथ के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट ब्लेम्स वेस्ट बंगाल, दिल्ली, मुंबई, बट व्हाट अबाउट गुजरात एंड देयर ओन रूलिंग स्टेट्स। मैंने सही कहा, आपने इस बात हम पहले कर चुके हैं ना कि गुजरात और दिल्ली का तो मैंने नाम लिया। मुंबई में डेथ को अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, मैंने सुना नहीं इतना ध्यान से, इसका कोई प्रमाण मैंने नहीं देखा। पश्चिम बंगाल को लेकर पहले दिन से विवाद चल रहा है और इसके बारे में कई रिपोर्ट आई हैं कि पश्चिम बंगाल में टेस्ट भी कम कर रहे हैं, इन्फेक्टेड केसेस भी कम दिखाई जा रहे हैं, डेथ को अंडर रिपोर्ट किया जा रहा है, ऐसी भी रिपोर्ट आई है पश्चिम बंगाल से। ऋषु कुमार कह रहे हैं व्हाट शुड बी द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया आफ्टर कोविड। बड़ा सवाल है, अभी एक सिंपल जवाब दे दूं, जितना जल्द हो सके फेस टू फेस एजुकेशन पे आए। देखिए, ये ऑनलाइन एजुकेशन अच्छी है, ऐसे संकट के समय कोई रास्ता नहीं है, आपको करना ही पड़ रहा है। लेकिन अंत में शिक्षा वो होती है जहाँ गुरु और शिष्य एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, बात करते हैं। और ये याद रखिए, ये ऑनलाइन क्लासेस, इंटरनेट और ये सब से करना, ये इस देश के आधे से ज़्यादा लोगों के बस में नहीं है। गरीब बच्चे कहाँ से ऑनलाइन क्लासेस करेंगे? तो हम इसको वापस दें और इस बात से हम ध्यान रखें कि बच्चों पे कम संकट है, कोरोना का कम खतरा बच्चों को है, तो इसलिए बच्चों की क्लासेस को हम जल्दी शुरू कर सकते हैं। आशीष इंग्ले जी कहते हैं वेयर टू रिप्लाई टू ज्वाइन मिशन जय हिंद। अच्छा सवाल पूछा आशीष भाई, यहीं इसी इनबॉक्स में आप अपना बता दीजिए यू वांट टू ज्वाइन। हमारा कोई साथी आपसे कांटेक्ट करेगा, मैं आपको फिर बताऊं ये 7 पॉइंट मिशन क्या है। जय हिंद मिशन 7 पॉइंट का मिशन सिर्फ ये है कि आज इस देश में क्या 7 बातें हैं जो तुरंत की जानी चाहिए। 10 दिन के अंदर वर्कर्स को, माइग्रेंट्स को पहुंचाइए। उस 10 में से 7 दिन तो ऑलरेडी हो चुके हैं, मुफ्त पहुंचाइए। दूसरा, फ्री इलाज कम से कम इस बीमारी का। तीसरा, सब लोगों को 6 महीने तक राशन, चाहे राशन कार्ड हो ना हो। चौथा, रोजगार की व्यवस्था मनरेगा को बढ़ा के शहर में अर्बन गारंटी के माध्यम से। पांचवा, जिन लोगों की इनकम खत्म हो गई है उनको मुआवजा, जिनका धंधा बंद हो गया है उनको मुआवजा। और छठा, लोगों से जो ब्याज लिया जा रहा है लोन का, वो बंद कर दीजिए। ये 6 बातें हैं। आप इससे सहमत हैं तो आप जुड़िए। 7वां बिंदु सिर्फ ये कहता है कि ये 6 काम पैसे के अभाव में नहीं रुकने चाहिए, चाहे कुछ करना पड़े। ये देश इस वक्त वो पैसा निकाले और हम इस संकट से पार हों। आप इस संकल्प से सहमत हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं इस संकल्प को लागू करने में, इसका प्रचार करने में, लोगों तक ले जाने में, तो आप बस एक फेसबुक पे थोड़ा सा इनबॉक्स में मैसेज डाल दीजिए, आई वॉन्ट टू ज्वाइन, आई एम विद मिशन जय हिंद, आई वॉन्ट टू वर्क, आई वॉन्ट टू वॉलंटियर, जो कुछ भी, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स दीजिए। हम आपसे संपर्क करेंगे और मिलके हम एक ऐसी वाहिनी, ऐसी सेना, ऐसा एक समूह तैयार करेंगे जो इस संकट की घड़ी में देश की मदद के लिए आए। पार्टीबाजी, सरकारों की आलोचना,
इस सब से आगे बढ़ के विकल्प देंगे, उस विकल्प को लागू करने के लिए हम खुद काम करेंगे। बहुत बहुत